लॉयड एक नकचढ़ा छोटा बच्चा है जो एक रहस्यमयी गांव सियाइन का निवासी है, जो इस दुनिया के आखिरी और सबसे खतरनाक डंजन के पास स्थित है। अपने होम टाउन में उसे सबसे कमजोर बच्चा माना जाता है, क्योंकि वह एक साधारण खरगोश तक नहीं पकड़ सकता और जंगल में छोटे छोटे जीवों से पिट जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो किंगडम्स आर्मी में एक सोल्जर बनने का फैसला करता है और उस स्टार्टर टाउन की ओर निकलता है जहां पैलेस स्थित है। वहां उसकी मुलाकात मैरी नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जिसे द विच ऑफ द ईस्ट साइड के नाम से भी जाना जाता है। दुर्भाग्य से उसे क्रिंज सिंड्रोम है और वो खुद को एक बड़ा हॉट शॉट समझती है। वो कहती है कि प्राचीन काल से ही विचेस ने डेस्परेट सोल्स की इच्छाएं पूरी की है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो लॉयड से उसकी विश के बारे में पूछती है और ये कि वो इसके लिए क्या त्याग करने को तैयार है, लेकिन वो मासूमियत से जवाब देता है कि वो यहां सिर्फ सोल्जर बनने आया है और थोड़े समय के लिए उसके साथ रहेगा। मैरी उसके बेवकूफी भरे चेहरे को देखती है और उसे इन ढूंढने की सलाह देती है, लेकिन तभी लॉयड एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और बताता है कि वो कॉनलन से है। ये सुनते ही मैरी डर जाती है और क्रिस्टल बॉल के सामने झुक जाती है। तभी उसमें से एक छोटी लेकिन बुजुर्ग औरत बाहर आती है, जो खुद को गांव की मुखिया आल के रूप में परिचित कराती है। पता चलता है कि आला मरी की विचक्राफ्ट की गुरु है और वह उससे अनुरोध करती है कि वो युवा लॉयड का ख्याल रखे, क्योंकि एक दिन वो लेजेंडरी आरजेड लॉर्ड बनने वाला है। मेरी सोचती है कि वो इसके साथ क्या करे, उसे मैजिक सिखाए या उसे विजर्ड बनाए। वो कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन आला बताती है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। मेरी उसे पागल लोली मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाती है, लेकिन फिर आला मजाक करती है, जिससे मेरी डर के मारे फिर से जमीन पर गिर जाती है। कोई और चारा न देख मेरी लॉयड की देखभाल करने का वादा करती है और फिर क्रिस्टल बॉल को अपनी कबर्ड में फेंक देती है। बाद में लॉर्ड को एक कमरे में भेज देती है जहां वह एक स्लेव की तरह रहने वाला होता है। लेकिन तभी आला अचानक अपनी कबर्ड से बाहर आती है और बताती है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग किया था। वो मेरी को चेतावनी देती है कि वो लॉयड को कोई नुकसान न पहुंचने दे और ये कि उसे रिक्रोल से पीड़ित रहना पड़ेगा। मरी माफी मांगती है और आला उसका कर्ज बदलकर ये कर देती है कि वो पूरी जिंदगी छोटे छोटे एलिस लेती रहेगी। इसके बाद आला टेलीपोर्ट कर जाती है और मेरी की दुख भरी जिंदगी शुरू हो जाती है। अगली सुबह मेरी को एक मीठी खुशबू आती है और वह जागती है। उसे दिखता है कि उसका नया स्लेव बॉय उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। लॉर्ड उसे मेज पर लाकर गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वे उसके सोल्जर बनने और पूरी जिंदगी वर्जिन रहने की उसकी जिद के बारे में बात करते हैं। लॉयड बताता है कि वो अपने गांव का सबसे कमजोर लड़का है और वो कभी किसी गर्ल को इम्प्रेस नहीं कर पाया, इसलिए वो लेजेंडरी हीरो बनना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसका बिग ब्रदर, जिसे उसके एशियाई माता पिता हमेशा उससे तुलना करते हैं। मरी उससे पूछती है कि क्या उसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता है। लॉयड कहता है कि इसमें एक रिटन एग्जाम, कॉम्बैट एग्जाम और इंटरव्यू होगा। मेरी बताती है कि इनमें सबसे जरूरी कॉम्बैट एग्जाम है। लॉयड कहता है कि उसे ये पता है और उसकी सबसे कमजोर स्टैट उसकी स्टैमिना है, क्योंकि उसे यहां तक पहुंचने में पूरे 6 दिन लग गए। मरी कहती है कि ये ठीक है, क्योंकि कॉनलन से उनके किंगडम ऑफ आर्मी तक ट्रेन से 6 दिन लगते हैं। लेकिन लॉयड बताता है कि वो ट्रेन से नहीं आया, वो डेविड गॉगिंस की तरह दौड़ते हुए आया। ये सुनते ही मेरी घबरा जाती है और कहती है कि उसकी स्टैमिना असाधारण है। लेकिन लॉयड बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि उसे इस सफर में सिर्फ 2 दिन लगने चाहिए थे। तब पता चलता है कि उसका दादा वही लेजेंडरी ग्रैंडपा था, जो स्कूल जाते वक्त पहाड़ों को पार कर लाइन से लड़ता था। मरी पूछती है कि क्या उसे रास्ते में कोई मॉन्स्टर मिला और लॉयड जवाब देता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे जंगली जानवर थे, जैसे विशाल बग्स और फायर ब्रीदिंग लिजर्ड्स। ये सुनकर मेरी को एहसास होता है कि लॉयड सिर्फ मासूम ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से बेवकूफ भी है। मरी इस तथ्य पर रोने लगती है कि आला ने फिर से एक और मॉन्स्टर उसके पास भेज दिया है। लेकिन लॉयड उसे एक हैंडकरचिफ देता है और उसे धन्यवाद कहता है कि वो इतनी एनकरेजिंग है। तभी मरी को एहसास होता है कि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। वो लॉयड से पूछती है कि ये कैसे हुआ। लॉयड कहता है कि उसने बस एक एंशिएंट रून उस कपड़े पर लगाया था। ये सुनकर कि ये जादू के सरल लेकिन मंत्रमुग्ध करने वाले गुणों को रखता है,
मैरी सोचने लगती है कि ये बच्चा कितना ओपस है, जो प्राचीन रून डिसेंचांट को जानता है, जो सभी प्रकार के श्रापों को हटा सकता है, जिसे सीखने में उसे एक अनुभवी विच के रूप में 3 साल लगे, जब वो दीवारों से टकराते हुए पागल हो रही होती है। लॉर्ड मासूमियत से अपने हीन भावना में फिसलता रहता है और उसे निराश करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास केवल एक और जादू है, जो समन रेन करना है। मैरी कहती है कि कल से वो जादू की जगह सामान्य चीजें सीखना शुरू करेगा। नाश्ते के बाद लॉर्ड बाहर निकलता है और देखता है कि शहर लोगों से भरा हुआ है। पता चलता है कि राष्ट्रीय फाउंडेशन फेस्टिवल निकट है और वो अफवाहें सुनता है कि बहुत से लोग सेना में शामिल होना चाहते हैं। कुछ स्पाइस राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग मॉन्स्टर्स को भी अंदर लाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वो इन सब को नजरअंदाज करता है और अपने परीक्षा पास करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस बीच एक लड़की, जिसे बेल्ट प्रिंसेस कहा जाता है, एक आदमी से मिलती है जो उसे कुलीनता के लिए शर्मनाक कहता है। वो एक एलेवे में भागती है और अचानक एक विशाल लोकस्ट मॉन्स्टर से टकराती है। वो उसे पीछे धकेल देता है और लगभग उसे अपना भोजन बनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी लॉर्ड ऊपर से कूदकर उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो उसे उठाता है और शिकायत करता है कि शहर में बहुत ज्यादा बग्स है। फिर वो लड़की के कपड़ों से धूल हटाता है, उसके सिर को अपने हैंडकरचिफ से पोंछता है और उसके नाम सिलिन को सुनने के बाद वहां से चला जाता है। सिलिन लॉर्ड से मिलने के बाद अपने कमरे में जाती है और उसके बारे में सोचते हुए गाना गाने लगती है। वो सोचती है कि क्या उसे मेकअप करना चाहिए। फिर अपने सिर पर बंधी हुई बेल्ट को देखती है और अपने अतीत को याद करते हुए रोने लगती है। उसने गलती से ये बेल्ट पहन ली थी, जो मीना क्राफ्ट के कर्स ऑफ बाइंडिंग एन्चांटमेंट से ग्रस्त थी। उसे याद आता है कि एक कुलीन प्रीस्ट ने उसे आशा न खोने और ये विश्वास रखने के लिए कहा था कि एक दिन शक्ति से ये श्राप हट जाएगा। वो उसे खींचकर हटाने की कोशिश करती है और हैरान रह जाती है कि ये आसानी से निकल जाता है। उसे एहसास होता है कि ये उसी प्यारे लड़के की वजह से हुआ होगा जिससे वो मिली थी, और तुरंत ही उससे प्यार करने लगती है। अंततः परीक्षा का दिन आता है और सभी लोग सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए प्लाजा में इकट्ठा होते हैं। प्रशिक्षक कुछ प्रसिद्ध नामों को पहचानते हैं, जैसे कि बेल्ट प्रिंसेस, एक हाथ वाला भाड़े का सैनिक रियो और किसी कुलीन परिवार का सबसे बड़ा बेटा एलन। वे कहते हैं कि उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध केवल बदतर होते जा रहे हैं और इसी बीच उनकी प्रिंसेस भी गायब हो गई है, इसलिए उन्हें एक समृद्ध भविष्य के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की भर्ती करनी होगी। इस बीच रो लॉर्ड के पास बैठी होती है और उसके स्पाइडी सेंसेस उसे बताती है कि उसे इस लास्ट डंजन मॉन्स्टर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तभी लॉर्ड उससे बात करना शुरू करता है, लेकिन वो डर जाती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वो माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया, लेकिन तभी वो दीवार से टकरा जाती है और सोचती है कि क्या उसे ट्रक्कून ने टक्कर मार दी। लेकिन ये केवल सिलिन होती है, जो लॉर्ड के पीछे भाग रही होती है और रियो से पूछती है कि उसका उसके स्वीट हार्ट से क्या काम था। जल्द ही परीक्षा शुरू होती है और सभी मेटल डमीज के सामने कतार में खड़े होते हैं, जिन्हें किसी भी हथियार से हमला करने के लिए कहा जाता है। रो प्रशिक्षक के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने किस तरह के मॉन्स्टर को भर्ती किया है। इशारा लॉर्ड की ओर था। प्रशिक्षक कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने बस उसे रैंडमली चुना था, और अब उसे नहीं पता कि अगर उसने हमला करने का फैसला किया तो वे सभी मिलकर भी उसे रोक पाएंगे या नहीं। कुछ दिनों बाद परीक्षा के नतीजे आते हैं और एलन मैरी के पास जाता है और सोचता है कि क्या लॉर्ड इसमें सफल होगा। मैरी कहती है कि भले ही वो खुद को कमजोर समझता हो, असल में वो बेहद स्ट्रांग है, क्योंकि वो उस गांव से है जिसे उनके दुनिया के प्राचीन सेवियर्स ने बनाया था, जो लास्ट डंजन के बाहर बसा हुआ था। दूसरी ओर लॉर्ड को पता चलता है कि उसका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में नहीं है। बाद में उस सुबह प्रशिक्षक कॉलिन नए भर्ती हुए छात्रों की उपस्थिति लेता है, जबकि सिलिन, रो और प्रशिक्षक मेलिन ये सोचकर पागल हो जाते हैं कि लॉर्ड को प्रवेश नहीं मिला। लड़कियां मेलिन की ओर जवाब के लिए देखती हैं, लेकिन वो भी उतना ही भ्रमित होता है और बाद में अपने परीक्षक से इस बारे में पूछता है। इस बीच कोलिन छात्रों को उनके राज्य की विदेशी राजनीति के बारे में बताता है और ये भी कि वे अपने पड़ोसी जीयू एम्पायर के साथ
युद्ध में जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रिंसेस इस महत्वपूर्ण समय में लापता हो गई है। जो भी उसे खोजकर वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसकी बैग में मीनवाइल लॉयड अपने असफलता से दुखी महसूस करता है और अपने बैग को मेरी के स्थान पर घसीटता है। अपने रास्ते में वो कुछ लोकस्ट मॉन्स्टर्स को आसानी से हटा देता है और एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ता है जो एक डाइनर में पार्ट टाइम जॉब के लिए है। वो वहां जाता है और अंदर चलते ही मालिक द्वारा अटैक हो जाता है, जो कि एक पूर्व रॉयल गार्ड और लापता प्रिंसेस का व्यक्तिगत एस्कॉर्ट है। फ्लॉड कहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए आवेदन करने आया है क्योंकि वो मिलिट्री एग्जाम में असफल होने के कारण बहुत दुखी है। मालिक क्रोम को लगता है कि ये एक स्पष्ट झूठ है और वो सोचता है कि लॉयड एक असैसिन है जो उससे जानकारी निकालने आया है क्योंकि वह उसकी ओपस शक्ति को महसूस कर सकता है। लेकिन लॉयड की ऑब्लिवियसनेस के बावजूद वो वास्तव में केवल पार्ट टाइम जॉब के लिए आया है और वह इसे हासिल कर लेता है जब वो एक स्वादिष्ट मील बनाता है और अपनी हैक ऑफ अ हैंडकरचिफ से जगह साफ करता है। क्रोम उसे अपने पास रखने का निर्णय लेता है क्योंकि ये बेहतर होगा कि वो उस पर नजर रखे बजाय इसके कि ऐसा मॉन्स्टर शहर में खुला घूमे। एकेडमी में सेलिन और अन्य लोग लॉयड की एग्जाम शीट की जांच करते हैं और पता चलता है कि उसने अपने रिटन एग्जाम में कुछ रैंडम लाइंस और सिंबल्स बनाए थे जिससे परीक्षक ने उसे फेल कर दिया। कॉलिन उत्तर पत्र को ध्यान से देखता है और समझता है कि ये लाइंस वास्तव में प्राचीन रून्स थे और सोचता है कि लॉयड को ऐसी प्राचीन मैजिक के बारे में कैसे पता था। सेलिन कहती है कि वो प्रिंसेस को खोजेगी और इनाम के रूप में लॉयड को एकेडमी में दाखिला दिलवाएगी और सभी इससे सहमत होते हैं। दूसरी ओर लॉयड वापस होम जाता है और आल और मेरी को अपनी असफलता के बारे में बताता है। वे दोनों इस परिणाम से शॉक हो जाते हैं और आल पूछती है कि क्या अब इस किंगडम को नष्ट करने का समय आ गया है। लेकिन एलियल पीआईडी कहता है कि वो अगली बार फिर से एग्जाम देना चाहता है और इसके लिए वो कुछ समय के लिए मेरी के साथ रहना चाहता है और वो रेंट भी देगा क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। वो आल से अनुमति मांगता है और वह इसे ग्रांट कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपने विलेज के एक प्यारे बच्चे की इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकती। इसके बाद लॉयड अपने कमरे में चला जाता है और आल कहती है कि वो विलेज वापस जाएगी क्योंकि वे उसे याद कर रहे होंगे। तभी मेरी कहती है कि अगर वो इतनी फ्री है कि उसे हर समय परेशान करने आ सकती है तो क्या उसे इस किंगडम को बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आल पूछती है कि स्थिति कितनी बैड है और मेरी बताती है कि राजा अचानक वॉर्स के लिए एडवोकेट बन गया और जल्द ही उनका किंगडम एम्पायर के साथ युद्ध में जा रहा है। पला कहती है कि सियाइन विलेज केवल तब हस्तक्षेप करेगा जब स्थिति सामान्य ह्यूमंस के नियंत्रण से बाहर होगी, जैसे कोई डीमन लॉर्ड या कोई वर्ल्ड एंडिंग कैलेमिटी। लेकिन जहां तक बेवकूफी भरे वॉर्स और अहंकारी लड़ाइयों की बात है तो वे खुद को ब्लो अप कर सकते हैं। ये उसकी समस्या नहीं है। ये सुनकर मेरी कहती है कि यही कारण था कि उसने मास्टर आल से डिसेंचांट रून सीखने के लिए 5 साल की जर्नी की थी। वो कहती है कि वो इस वॉर को किसी भी कीमत पर रोकेगी, लेकिन आल उसे चेतावनी देती है कि वो इस मेस से दूर रहे, नहीं तो वो खुद इस किंगडम को नष्ट कर देगी। इसके बाद वो अपने कबर्ड में वापस जाती है ताकि अपने विलेज में टेलीपोर्ट कर सके और मेरी को कर्ज ऑफ मिड लेवल मिसफॉर्चून का आशीर्वाद देती है, जिससे हर बार जब वो उसे लोली ग्रैंडमा बुलाएगी तो उसे एक बुरा क्रैम्प होगा। बदला लेने के लिए मेरी क्रिस्टल बॉल को एक वाटर वेल में फेंक देती है ताकि अगली बार जब आल यहां आए तो उसे परेशानी हो। अगले दिन मेलिन रो के साथ डाइनर में एक मील का आनंद लेती है और वे लॉयड को भर्ती करने के बारे में बात करते हैं। लॉयड आश्चर्य करता है कि यह स्थान अचानक इतना फुल क्यों हो गया है, जबकि ये पहले बहुत अनपॉपुलर और ग्राइमी था और लोग इसे सस्ते और घटिया फूड के लिए जानते थे। तभी उनका मील आता है और वे देखते हैं कि ये वास्तव में डिलिशियस है। रो मालिक के बारे में पूछती है और मेलिन उसे बताती है कि वो एक पूर्व रॉयल गार्ड है और पूछती है कि उसकी जगह इतनी साफ और अच्छी रातों रात कैसे बन गई। वो कहता है कि ये उनके नए वर्कर के कारण हुआ है और तभी लॉयड बाहर आता है, जिससे दोनों आश्चर्य में अपना फूड स्पिट कर देते हैं। नेलिन क्रोम से लॉयड की असली पहचान के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो नहीं जानता और पूछता है कि उन्होंने एग्जाम में ऐसे मॉन्स्टर को फेल क्यों किया। इसी दौरान लॉयड ट्रैश बाहर फेंकने जाता है और मेरी को एक एलेवे में जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है और एक प्लाजा में पहुंचता है जहां छात्रों की भीड़ सेलिन
और एलन को घेर कर खड़ी होती है, जो बहस कर रहे होते हैं। एलन सेलिन को चुनौती देता है और अपनी बैटल एक्स के साथ उस पर कूदता है, लेकिन सेलिन की कर्स्ड बेल्ट अचानक सेंटेंस देती है और एक्स को एलन के हाथों से दूर धकेल देती है। तभी लॉयड वहां पहुंचता है और सेलिन उसकी ओर दौड़ती है। कोलिन और मेलिन भी वहां पहुंचते हैं और मेलिन एलन से पूछती है कि क्या यह सच है कि वो लॉयड से फाइट करने जा रहा है। एक सच्चा न्यायप्रिय नोबल, एलन कहता है कि वो बेहतर जानता है अकादमी के बाहर नागरिकों से लड़ाई, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब निन उसे कमरे की स्थिति समझने को कहता है और कहता है कि उसे लड़के को कुचल देना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि नाइट से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। एलन इसे अपने कौशल को प्रशिक्षक के सामने दिखाने का एक मौका समझता है, जबकि कॉलिन सोचता है कि मेलिन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर वही होता था जो सबको अनुशासन बनाए रखने को कहता था। वो कॉलिन से कहता है कि लॉयड वही प्राचीन रून किड है जिसके बारे में वे पहले बात कर रहे थे, और वे दोनों एलन को लड़ने के लिए उत्तेजित करने लगते हैं। कॉलिन मेलिन से पूछता है कि क्या एलन ठीक रहेगा, और वो कहता है कि जब तक वो लॉयड को ठोस वार करने का मौका नहीं देता, उसे जीवित रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश एलन लॉयड को धन्यवाद कहता है कि उसे अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका दिया, और उसे कहता है कि वो पहले वार उसके चेहरे पर कर सकता है। लॉयड कहता है ठीक है, और सीधे उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। ऐसा लगता है कि एलन मर जाएगा और वे उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन ठीक तभी उनके चारों ओर एक हवा का बवंडर बनता है और यह पता चलता है कि ये मरीन है। वो लॉयड को अपने साथ उड़ाकर एक छत पर उतरती है और लॉयड से कहती है कि वो सावधान रहे, वरना वो एलन को नार्निया भेज देती। वो सोचता है कि उसने उसे सार्वजनिक रूप से पीटने से बचाया और उसकी परेशानियों के लिए माफी मांगता है। उसकी मूर्ख और मासूम रिज देखकर वो उसे लेकर सांची हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो उसे सावधान रहने की सलाह देती है, वरना वो किसी खतरनाक औरत के द्वारा आसानी से बहकाया जा सकता है। तभी क्रोम सड़कों पर आता है और उसे छत पर देखता है। वे दोनों नीचे आते हैं और क्रोम लॉयड को डाइनर वापस भेजता है और विच के सामने घुटने टेकता है और बताता है कि वो वास्तव में उनके राज्य की लापता राजकुमारी मरी है और वो 5 साल पहले जब से गायब हुई, उसने अपनी पहचान छुपा ली थी और सेना को छोड़ दिया था। वो कहती है कि राष्ट्रीय फाउंडेशन महोत्सव के तीसरे दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और उनका शत्रु निश्चित रूप से राजा को प्रभावित कर जीव साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। वो कहती है कि उन्हें ऐसा होने से रोकना होगा और क्रोम से उसकी मदद मांगती है। इस बीच अकादमी में मेलिन नए छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रहा होता है और कॉलिन उससे पूछता है कि वो इस पर इतना गंभीर क्यों है। वो बताता है कि जब वो बच्चा था, एक अकाल ने उसके गांव को प्रभावित किया था और उनके पास बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं था। तभी जीव साम्राज्य ने हमला किया और उनके पास जो कुछ भी बचा था वह भी छीन लिया। वो नहीं चाहता कि ऐसा फिर से हो। उस दिन बाद में रो और सेलिन शहर की सड़कों पर चल रहे होते हैं और रो कहता है कि उन्हें पहले राजकुमारी को ढूंढना होगा, वरना वे लॉयड को अकादमी में दाखिला नहीं दिला पाएंगे, भले ही वे उसे ढूंढ भी ले। इस उद्देश्य के लिए वो कहती है कि वे आज मशहूर सूचना बेचने वाली मरी पूर्व की विच के पास जाएंगे और गायब राजकुमारी के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे लॉयड को दरवाजा खोलते हुए पाते हैं, न कि प्रसिद्ध विच को। सेलिन तुरंत अवसादित हो जाती है, ये सोचकर कि लॉयड क्यों विच के साथ रह रहा है। जल्द ही मरी भी आती है और देखती है कि उसके पास कुछ मेहमान आए हैं। वो उन्हें अभिवादन करती है और पूछती है कि वे वहां क्यों आए हैं। वे उसे बताते हैं कि वे उस लड़की के बारे में जानकारी खरीदना चाहते हैं जो तस्वीर में है। मरी एक नजर डालती है और समझ जाती है कि वे राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं और कहती है कि वो गायब राजकुमारियों का मामला नहीं संभालती। रो उसे शक की नजरों से देखने लगता है, जबकि सेलिन उससे पूछती है कि वो कितने समय से राज्य में विच के रूप में काम कर रही है। वो बताती है कि उसे 2 साल हो गए हैं और समझ जाती है कि वे उसकी असली पहचान को जान गए हैं और शायद उसे इसके लिए निराश है, क्योंकि वह राजकुमारी फैंटेसी चाय पार्टियों खेल रही है जबकि उसका राज्य युद्ध के कगार पर है। वो सच बोलने का निर्णय लेती है और अपनी पहचान राजकुमारी के रूप में खुलासा करती है।
लेकिन असल में सेलिन सिर्फ ये पूछ रही थी कि क्या वो किसी तरह से लॉयड की पत्नी है। वो कहती है कि वो नहीं है और वह उसे अपने भतीजे की तरह मानती है। तभी लॉयड कुछ ड्रिंक लेकर लौटता है और मेहमानों के लिए कहता है कि उसे मरी की असली पहचान का पता था और कहता है कि वो असल में एक सुपर हीरो है जो उन्हें शैडो से बचाती है। मरी सोचती है कि उसे ये विचार कहां से आया, लेकिन फिर भी वो उसके सामने ऐसा ही बनने का नाटक करती है। लॉयड कहता है कि वो भी मदद करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है और उसे मेहनत करनी चाहिए और अकादमी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो अभी उसके साथ एक हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर लॉयड उदास हो जाता है और वह एक छोटे बच्चे की तरह अपने कमरे में दौड़ जाता है और अपनी कमजोरी पर रोता है। जब वो चला जाता है तो मरी लड़कियों के साथ बैठती है और बताती है कि लॉयड वास्तव में प्रसिद्ध क्यूनन गांव से है और उनके लोगों के लिए ये नियम है कि वे सामान्य मानव युद्धों में भाग नहीं लेते और अगर वो उनकी मदद करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। सेंड बैक होम और उसके ड्रीम्स एक कूल सोल्जर बनने के चकनाचूर हो जाएंगे, तो इसे रोकने के लिए उन्हें इस स्थिति से निपटना होगा और खुद ही किंगडम को बचाना होगा। वे किंग को बचाने और युद्ध रोकने के लिए मदद मांगते हैं। वो उन्हें बताती है कि जो भी किंग को नियंत्रित कर रहा है उसने उसके सिर पर इनाम रख दिया है और यही कारण है कि पूरा किंगडम उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब वे सभी चले जाते हैं तो आलप पानी के कुएं के अंदर टेलीपोर्ट कर जाती है और फिर मेरी के पास पहुंचती है और उसकी प्रॉमिस निभाने के लिए उसकी तारीफ करती है। इसके बाद वो कहती है कि वो लॉर्ड का ख्याल रखेगी और उन्हें अपना मिशन पूरा करना चाहिए। फिर वो नीचे चली जाती है, लेकिन मेरी को एक और कर्ज दे देती है, जिससे वो हर 10 वाक्यों में से एक के अंत में मियाओ कहने लगती है। इसी बीच नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल आ जाता है और आला तय करती है कि वो लॉर्ड को बाहर ले जाकर उसे खुश करने की कोशिश करेगी। वो यहां तक मान लेती है कि उसे उसका चॉकलेट बनाना चाहिए और मैं आप सभी डर्टी माइंडेड लोगों को इस पर सोचने के लिए छोड़ता हूं कि उसने इसका क्या मतलब निकाला होगा। तभी अचानक किंगडम पर कुछ लोकस्ट मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और वे उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर किंग ये घोषणा करने का फैसला करता है कि वॉर शुरू होने वाला है। इसी बीच क्रोम किले के अंदर जाता है और सेना में फिर से भर्ती होने का अनुरोध करता है। निन किंग के पास खड़ा होता है और कहता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है और वे उसे बाद में बुलाएंगे, लेकिन क्रोम कहता है कि उसने ये बात अभी तक किसी और को नहीं बताई, लेकिन वो वास्तव में प्रिंसेस और उसके कुछ दोस्तों से मिला था और उनके इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इस युद्ध के पीछे जो व्यक्ति है उसकी आदत है डीजिया मेलिन कहने की। मेलिन उसे देखता है और पूछता है कि क्या ये गारेनु है, लेकिन क्रोम कहता है कि नहीं, ये मेलिन ही था और वो अपने अपराध स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि उसने सोचा कि ऐसा फूलिश किंग एक पपेट के रूप में बेहतर होगा ताकि वे गू एम्पायर को उनके युद्ध अपराधों के लिए दंडित कर सकें। तभी रो और सिलिन अंदर आते हैं और मेरी के साथ मिलकर कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि उसने अपने अपराध खुद ही स्वीकार कर लिए। तभी किंग घूमता है और उसके चेहरे पर कुछ डिमोनिक टैटूज चमकने लगते हैं। वो कहता है कि असल में वही ह्यूमंस को नियंत्रित कर रहा था और उसी ने गू सोल्जर्स को मेलिन के गांव भेजा था जब वो बच्चा था, ताकि वो ह्यूमंस में और अधिक नफरत पैदा कर सके। इसके बाद वो मेलिन को दीवार में धकेल देता है और उसे एक बग मॉन्स्टर में बदल देता है और आदेश देता है कि वो इंट्रूडर से लड़े। क्रोम और बाकी लोग उसे रोकते हैं और मैरी को भ्रष्ट किंग का पीछा करने के लिए छोड़ देते हैं। थ्रोन रूम में मैरी और किंग जादुई शक्तियों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैरी उस पर हवा का हमला करती है, लेकिन वो छत को गिराकर उसे रोकता है। वो रबल से बचती है और उसे जमा देती है ताकि किंग का हमला रुक सके। इसके बाद वो आग का मंत्र चलाती है ताकि किंग्स एनर्जी बीम का मुकाबला कर सके। ये बर्फ से टकराता है और मिस्ट बन जाती है। इसका उपयोग करके मेरी खुद को छिपाती है और किंग की ओर छलांग लगाती है ताकि डिसेंचांट स्पेल से उसे शाप मुक्त कर सके, लेकिन शाप उसे रोक देता है और उसे उसके पिता का काइंड फेस दिखाता है, जिससे वो पीछे गिर जाती है। इसके बाद किंग उसके पास आता है, उसका हाथ तोड़ता है और कहता है कि ये उसका अंत है और अब वो डीमन लॉर्ड अब्दीन के रूप में इस किंगडम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। ये सुनकर कि वो डीमन लॉर्ड है, मरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि उसे ये पहले बता देना चाहिए था ताकि उसे इस सब झंझट से नहीं गुजरना पड़ता। बीइंग अ डीमन किंग का मतलब है
कि उसकी लोली ग्रैंडमदर इसमें मदद कर सकती थी और लॉर्ड को लाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। ये कहते ही वो तुरंत भाग जाती है और डीमन लॉर्ड को अपने पीछे दौड़ाने लगती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो लॉर्ड या आला से टकरा जाए। इसी दौरान लॉर्ड और आला डिमोनिक लोकस्ट्स का काम तमाम कर रहे होते हैं और लॉर्ड कहता है कि वो मेरी की मदद करना चाहता है, चाहे वो नाराज हो जाए, भले ही वो बहुत कमजोर हो। आला उसे इजाजत देती है और वो किले की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में वो एलन से मिलता है, जो एक कैरेट के पीछे छिपा हुआ होता है, लोकस्ट मॉन्स्टर से बचने के लिए। लॉर्ड उसे लेक्चर देता है कि बीइंग स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि डर न हो, बल्कि डर को स्वीकार करके भी आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो हमेशा की तरह लोकस्ट मॉन्स्टर को हरा देता है और फिर से किले की ओर दौड़ पड़ता है। उसकी बातें एलन को प्रेरित करती हैं और वो मॉन्स्टर्स का सामना करने का फैसला करता है और अंततः उपयोगी साबित होने लगता है। उसी समय आला को एहसास होता है कि ये सभी डीमन लॉर्ड आर्डेन के नौकर हैं और वह मदरा की तरह उन सभी को कुचल देती है, क्योंकि उन्होंने उसका डेट लॉर्ड के साथ बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर क्रोम इंसिन से लड़ता है और उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। इसके बाद वो रो से लड़ता है और उसे दीवार में धकेल देता है, जिससे वो टैप आउट कर देती है। जब स्थिति बहुत खराब लगने लगती है, तब सिलिन लॉर्ड को बुलाने का फैसला करती है। वो इंसेक्ट फीन को टेल्स करती है कि वो उस पर गो हैम करे और उसे हर्ट करने की कोशिश करे। वो कहती है कि लॉर्ड एक सच्चा हीरो है और वो किसी भी अटैक के पहले आ जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं आता तो वो इस मौके का यूज करके थोड़ा बीट अप हो जाएगी और अपनी आर्मोर को थोड़ा टॉन करवा लेगी, ताकि जब लॉर्ड अराइव्स तो वो उसके सामने शो ऑफ कर सके। इंसिन आगे बढ़ता है और अपनी क्लॉज से अटैक करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी पर्वर्टेड वीब्स के लिए उसकी बेल्ट इसे ब्लॉक कर देती है और हमें कोई फैन सर्विस नहीं मिलता। उसके बाद इंसेक्ट फीन उस पर अटैक करना जारी रखता है, लेकिन उसकी सभी स्ट्राइक्स उसकी बेल्ट द्वारा ब्लॉक हो जाती है। रोज सेलन से कहता है कि उसे बिजी रखे और फिर वो लॉर्ड को फाइंड करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जंप करे, वो लॉर्ड से टकरा जाती है, जो पैलेस में मरी को सर्च करने के लिए जंप्स करता है। वो सभी से पूछता है कि वे ठीक है या नहीं और फिर सेलन को इग्नोर कर देता है, जैसे कि वो एक सिग्मा मेल हो। इसके बाद वो इंसिन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब उसे समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और क्या उसे शेम नहीं आती इस तरह एक्ट करने में, जबकि वह एक सोल्जर है। इंसिन उस पर जंप्स करता है और उसे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड बस उसे स्लैप्स कर देता है और उसे फ्लोर किस करवा देता है। वो उसे बताता है कि उसके माइंड में एक सोल्जर वो होता है जो दूसरों की प्रोटेक्ट करता है और उसे याद करने के लिए कहता है कि जब वो एक सोल्जर बना था तो उसने ये सब करने के लिए तो नहीं चुना था। उस पर टॉक नो जुत्सु का यूज करने के बाद इंसिन धीरे धीरे अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस लौटने लगता है, क्योंकि उसे अपना विलेज और पीस की चाह याद आ जाती है। वो लगभग नॉर्मल हो ही जाता है कि तभी लॉर्ड कहता है कि उसे इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था और अब वो ये फनी इंसेक्ट कॉस्ट्यूम पहनकर डांसिंग कर रहा है। इन डम कमेंट्स को सुनकर वो फिर से मैड हो जाता है और इंसेक्टन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड इसे डॉज करके पीछे झुक जाता है और फिर उसे हेडबट कर देता है, जिससे वो एक वॉल से टकराकर हार जाता है। इसके बाद लॉर्ड दूसरों से मेरी के बारे में पूछता है और वे उसे बताते हैं कि वो थ्रोन रूम के अंदर है। लॉर्ड अंदर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी मैरी बाहर आकर उसे हग्स कर लेती है। वो उसे बताती है कि वो उसे देखकर ग्लैड है, लेकिन तभी किंग पीछे से आता है और लॉर्ड अचानक स्टॉप टॉकिंग कर देता है। वो किंग के पास जाता है और उससे गो अवे कहता है, क्योंकि कैसल में मॉन्स्टर्स है। किंग सोचता है कि वो क्या बकवास कर रहा है और लॉर्ड को लगता है कि वो कोई ड्रंक पर्सन है जिसने किंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और उसके चेहरे पर ग्रीन पेंट लगा हुआ है। इस सोच के साथ वो उसके अगली फेस को अपने हैंडकरचिफ से वाइप करता है और अनजाने में उस कर्स को डिसएन्चांट कर देता है, जिसने डीमन लॉर्ड को किंग को कंट्रोल करने की अलाउ दी थी। इस तरह पीस वापस किंगडम में आ जाता है और लॉर्ड देखता है कि सभी फेस्टिवल में हुई डैमेज को फिक्स कर रहे हैं। बाहर खड़े होकर वो अपने भाई शाह से मिलता है, जो संयोगवश वहां से गुजर रहा होता है। वे एक दूसरे को हग करते हैं और शाह उसकी प्रेज करता है कि वो इतना स्ट्रांग हो गया और उसने डीमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया। कुछ दिनों बाद
लॉद को मिलिट्री एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी के रेकमेंडेशन पर। ये कोई और नहीं बल्कि एलन होता है, जिसे हाल की घटनाओं में मॉन्स्टर्स किलिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड मिला था। अपने रिवॉर्ड के बदले उसने लॉद को एकेडमी एनरोल करने की रिक्वेस्ट की। इसके अलावा वो लॉद को अपना मास्टर बुलाने लगता है, क्योंकि उसने उसे वैल्यूबल लेसन्स सिखाए थे। सेलन और बाकी सब उसे उसके पहले दिन के लिए पिकअप करने आते हैं, और अल्का नोटिस करती है कि सेलन्स बेल्ट एक डिवाइन बीस्ट की स्किन से बनी है, जिसे वित्रा कहा जाता है। वो सोचती है कि कैसे उनके विलेज का एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट उसकी वेस्ट पर आ गया, लेकिन इस बारे में ज्यादा वरी नहीं करती। मेरी उन सभी पर मैड हो जाती है कि वे डोर पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं जैसे कोई इंडियन फैमिली, और फिर वो सभी को एकेडमी के लिए सेंड ऑफ कर देती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मेरी और क्रोम लॉद को एक फेमस होली स्वॉर्ड विलेज में ट्रैश क्लीन अप ड्यूटी के लिए ले जाते हैं। वहां क्लीनिंग के दौरान लॉद उस होली स्वॉर्ड को देखता है जो स्टोन में स्टक है और जिसे इरिमूवेबल कहा जाता है, लेकिन वह इसे एक टॉय ट्रैश समझकर कैजुअली टेक्स इट आउट, और इस तरह पूरे होली स्वॉर्ड विलेज और उसकी इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, जैसे डॉगी कॉइन। कुछ दिनों बाद एकेडमी में कोलिन आता है और कहता है कि अब से वे प्रैक्टिकल लेसन्स लेंगे ताकि आने वाले इंटर स्कूल मैच के लिए ट्रेन कर सकें, जो रोकुजो सॉर्सरी एकेडमी के खिलाफ होगा। ये एक एनुअल इवेंट होता है जहां दोनों स्कूल्स मैजिक बैटल्स में कॉम्पीट करते हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से हार की कड़ी में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोगों की लीग ऑफ लेजेंड्स मैच हिस्ट्री। इसके बाद वे सब ग्राउंड में बाहर जाते हैं और कॉल करके समझाते हैं कि 3 प्रकार के जादूगर होते हैं, जो चांस का उपयोग करते हैं, जो सिगिल्स का उपयोग करते हैं, और अंत में जो मैजिक स्टोन्स का उपयोग करते हैं। WS को इन सभी का उपयोग करने की अनुमति होती है, और वे एक एंटी मैजिक डमी पर कुछ स्पेल्स का अभ्यास करने वाले हैं। इसके बाद वे सभी एक साधारण फायरबॉल स्पेल का अभ्यास करते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि आगामी मैच में कौन भाग लेगा। लॉद एक बार फिर परीक्षा में असफल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक ओपस होता है। वो अपने शब्दों को गड़बड़ कर देता है, लेकिन फिर भी उसका जादू डमी के पीछे की पूरी जगह जला देता है। इसके बाद वो कई अन्य स्पेल्स आजमाता है, लेकिन वे सभी भारी विनाश का कारण बनते हैं, और चीजों को निष्पक्ष रखने के लिए वे उसे फेल कर देते हैं। इसके बाद वे सभी अपना अभ्यास जारी रखते हैं, और सिलिन कॉलिन के पास जाकर कहती है कि वह उसे हीलिंग मैजिक सिखाए, ताकि वह इसका उपयोग फ्लर्टिंग टेक्निक्स के लिए कर सके लॉयड के साथ। कॉलिन कहती है कि उन्हें अभ्यास के लिए किसी घायल व्यक्ति की आवश्यकता होगी, और सिलिन एलन की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला करती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही लड़के के लिए सिम करती है, और वो एलन नहीं है। मेरी के घर में वो रोकुजो एकेडमी की 2 मर्सनरी सिस्टर्स मीना और फिलो द्वारा अभिवादन की जाती है। वे उसे रो की एक तस्वीर दिखाते हैं और उससे उसके बारे में जानकारी मांगते हैं। मरी सतर्क हो जाती है, लेकिन तभी बहनों को किसी अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति महसूस होती है, और वे अपने जीवन को बचाने के लिए हमला करने की तैयारी करती है। वे दरवाजे की ओर देखते हैं, और जैसा अपेक्षित था, वो है हमारा डम्बास लॉद। फिलो उसे ड्रॉप किक मारती है और फिर उसकी रिब्स पर एक जबरदस्त साइड किक देती है, लेकिन लॉद वहीं स्थिर खड़ा रहता है जैसे एक गिगाचड़। फिर वो एक फ्लाई को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि शायद फिलो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो उसके रास्ते में आने के लिए माफी मांगता है। पहली बार इस क्रेजी बॉय को देखकर मीना और फिलो सोचने लगती है कि इसका मामला क्या है। लॉद आगे बढ़ता है और मेरी के बिजनेस को बर्बाद कर देता है, ये कहकर कि तस्वीर में दिख रही लड़की रो है, और वो उसके साथ एकेडमी जाती है। इसके बाद फिलो उसके पास जाती है और उससे अनुरोध करती है कि वो उसे अपना प्यूपल बना ले, लेकिन मेरी दोनों को बाहर निकाल देती है और उन्हें कहीं और रहने के लिए कहती है। इसके बाद आलट टेलीपोर्ट होकर आती है और मेरी से लॉयड को होली स्वॉर्ड विलेज ले जाने के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि ये बस कुछ काम के लिए था, और वे दिन खत्म कर देते हैं। अगले दिन छात्र आगामी मैच के लिए अपना अभ्यास जारी रखते हैं, और क्रोम विजेताओं के लिए एक प्राइज रखने का निर्णय लेता है। रो कोलिन से पूछती है कि वो इस मैच को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है। कोलिन जवाब देती है कि उसकी प्रतिद्वंद्वी रोकुजो एकेडमी की हेडमास्टर है, और वह उस स्नेक वुमन को हराना चाहती है। रो सोचने लगती है कि वह किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी वो महिला खुद आ जाती है और अपना परिचय रा के रूप में देती है।
पता चलता है कि वो कॉलिन की पूर्व क्लासमेट थी और उसने हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करके और अपने प्रतिस्पर्धियों को एक्सपेल करवा कर अपनी रैंक्स बढ़ाई। रो को भी पहचानती है और उसके पास जाती है, जिससे रो का मूड खराब हो जाता है। लॉद देखता है कि रो पूरे दिन उदास है, इसलिए वो मैरी से सलाह लेने जाता है। वो पूछता है कि किसी लड़की को खुश कैसे किया जाए, और मैरी सोचती है कि वो शायद उसे सरप्राइज करने के लिए पूछ रहा है। वो उसे एक डेट पर लड़की को ले जाने की सलाह देती है। लॉद अगले दिन रो को डेट पर ले जाने का फैसला करता है, जिससे मैरी निराश हो जाती है और सिलिन पहले से भी ज्यादा जेलस महसूस करने लगती है। डेट के दौरान लॉद रो से उसके अतीत और उसके दुखी होने का कारण पूछता है। वो बताती है कि वह एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई और उसके एक हाथ में हमेशा कमजोरी रहती थी। रा उसकी बड़ी बहन हुआ करती थी और एक दिन उसने उसके लिए मिथिल आम लाया। पहले तो उसे लगा कि अब वो दूसरों की मदद कर सकती है, लेकिन रा बस उसे होली स्वॉर्ड निकालने के लिए उसका लाइफ फोर्स इस्तेमाल करना चाहती थी। ये आर्म लगातार उसकी मैजिकल एनर्जी चूसता रहता है और उसे उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया जिसे वो सबसे ज्यादा मानती थी। ये सुनकर लॉद उसका हाथ पकड़ता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा जब भी उसे एक दोस्त की जरूरत होगी। तभी सिलिन भी उनकी टेबल के नीचे से निकलकर रोने लगती है। वो रो से कहती है कि वे कड़ी मेहनत करेंगे और उस स्नेक वुमन को दिखा देंगे कि वे कितने मजबूत हैं। अगले दिन इंटर स्कूल मैच डेमोन्स्ट्रेशन का समय आ जाता है और पार्टिसिपेंट्स के रूप में सिलिन और रो चुनी जाती है। उन्हें अभी भी तीसरे सदस्य की जरूरत होती है, इसलिए सेकंड क्लास की हेड मकोना इस भूमिका के लिए आगे आती है। ऐसा लगता है कि वह किसी कारण से लॉद के खिलाफ कोई ग्रज रखती है और उससे कहती है कि वह उसे दिखाएगी, ये देखने के बाद कि वह उससे कितनी बेहतर है। मैच शुरू होता है और उसे फिलों के खिलाफ रखा जाता है। वो हवा और आग के स्पेल्स चार्ज करती है और उस पर हमला करती है, लेकिन फिलो एक जादुई वस्तु का उपयोग करता है और उसे पानी की धारा के साथ रिंग से बाहर भेज देता है। एक ही वार में हारने के बाद मकोना बहुत निराश महसूस करती है और स्कूल से भाग जाती है। वो फिर मैरी के पास जाती है और पता चलता है कि वो पहले भी उससे मिलने जाती थी, लेकिन लॉद के आने के बाद वो अकादमी में रैंकिंग बढ़ाने में व्यस्त हो गई और अक्सर नहीं आ पाई। वो उससे अपने जख्मों का इलाज करने को कहती है और वे पुराने दिनों की तरह कॉफी का आनंद लेते हुए बैठती है। लेकिन तभी लॉद वापस आता है और मैरी के साथ किचन में चला जाता है, जहां वे खुशी खुशी रात के खाने की योजना बनाते हैं। निकोना बाहर भागती है और एक गली में बैठकर अपनी बैड लक के कारण रोने लगती है। तभी एक लड़का वहां से गुजरता है और कहता है कि अगर उसका दिल भारी है तो वो उसे सुनने के लिए तैयार है। ये लड़का शाह निकलता है और हाँ, प्लॉट अब और गहराने लगता है। अगले दिन असली इंटर स्कूल मैच शुरू होता है, जिसमें आमी की ओर से सिलिन और रो भाग लेते हैं, जबकि मीना और फिलो रोकुजों के उम्मीदवार होते हैं। क्रोम घोषणा करता है कि मैच का विजेता होली स्वॉर्ड जीतेगा, जिससे रो और आरडब्ल्यू दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इसी स्वॉर्ड के इर्द गिर्द घूमती थी। आर कहती है कि अगर होली स्वॉर्ड पुरस्कार है तो वो मुख्याध्यापिका के पद से इस्तीफा देकर छात्रा के रूप में भाग लेगी। इसे फेयर बनाने के लिए कोलिन फैसला करता है कि लॉद को भी शामिल किया जाएगा। मैच शुरू होता है, जिसमें पहला स्कूल जो 2 विन्स प्राप्त करेगा विजयी होगा। पहले सिलिन और फिलो आमने सामने होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते फिलो सिर्फ खड़ी रहती है और एक जादुई पत्थर से रैंडम स्पेल्स छोड़ती है। नियम के अनुसार उसे शारीरिक हमलों की अनुमति नहीं है, लेकिन जादुई स्पेल्स भी बहुत मजबूत होती है। शुरुआत में सिलिन सोचती है कि उसकी बेल्ट खुद ही सब कर लेगी, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब बेल्ट उससे कहती है कि एक बार तो खुद भी उपयोगी बनो, और उसे अपने हाल पर छोड़ देती है। सिलिन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगती है और अपनी बेल्ट को समझाने की कोशिश करती है। अंत में वो उसे टेम कर लेती है और सभी मैजिक स्पेल्स को रोकते हुए फिलो को बेल्ट से बांध देती है। जब फिलो उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है तो प्रॉक्टर मैच रोक देता है और घोषणा करता है कि फिलो विजेता है, क्योंकि जादुई वस्तुएं, जो वैन्स और मैजिक स्टोन्स के अलावा है, नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद मीना और लॉद की लड़ाई शुरू होती है। मीना कुछ दूरी बनाकर एक स्मार्ट वाटर स्पेल डालती है, जो लॉद के सिर के चारों ओर पानी का एक प्रिजन बना देता है। उसका इरादा उसे घुटन में डालकर
सरेंडर करवाने का होता है। लेकिन लॉद एक गिगा चैट की तरह बस सांस रोक कर खड़ा रहता है और सोचता है कि वो उसे फेस वॉश क्यों दे रही है। 20 मिनट बीत जाते हैं और लॉद अभी भी खड़ा रहता है। मीना अपनी रणनीति बदलती है और इस बार एक उन्नत जल जादू का उपयोग करती है। लेकिन लॉद उसे वाइन स्पेल से पलट देता है और ऐसा दिखाता है जैसे मीना ने गलत चांटिंग कर दी हो और खुद ही हार गई हो। मीना के अरीना से बाहर होते ही लॉद को विजेता घोषित किया जाता है। अंतिम बैटल रा और रो के बीच होता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार फायरबॉल्स फेंकते हैं, लेकिन रा जानती है कि रो की मिथिल आर्म के कारण उसकी मैजिक जल्दी खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद रो पीछे हटती है, लेकिन आर तुरंत जूम करके उसकी मिथरल आर्म हटा देती है, जिससे रो जमीन पर गिर जाती है। आर कहती है कि वह इस लड़ाई को यही खत्म कर देगी, लेकिन तभी रो किसी एनीम प्रोटैगनिस्ट की तरह मुस्कुराती है और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही उसका मुक्का लगने वाला होता है, उसकी आर्म में रखा जादुई पत्थर फट जाता है, जिससे रा जमीन पर गिर जाती है। असल में रो ने हीलिंग मैजिक का उपयोग कर अपनी आर्म के अंदर एक मैजिक स्टोन लगाया था, जिससे उसने रा पर एक सरप्राइज अटैक किया। इसके बाद वो अपनी आर्म फिर से ठीक करती है और एक उच्च स्तरीय जल जादू बड़बड़ाते हुए रा की ओर बढ़ती है। रा घबराकर बेहोश हो जाती है, लेकिन रो कहती है कि वो सिर्फ दिखावा कर रही थी, क्योंकि उसमें अब कोई जादुई शक्ति नहीं बची थी। इस तरह उनका स्कूल मैच जीत जाता है और होली स्वॉर्ड विजेता स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में लॉद को दिया जाता है। बाद में रात को आर होश में आती है और इन्फर्मरी में उठती है। वो अपने एक साथी छात्र से होली स्वॉर्ड के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि ये लॉद के पास है और उन्होंने ये भी पता लगाया कि इसे लेने वाला व्यक्ति कौन था। ये पत्थर से बाहर है कोई जिसे द विच ऑफ द ईस्ट साइड कहा जाता है, और वो अपने छोटे भाई जैसी फिगर के साथ रहती है, जिसकी वो बहुत प्रोटेक्टिव है। रो सोचती है कि विच को अपनी तरफ कर लेना अच्छा रहेगा, इसलिए वो फिलो को भेजती है कि वो उस व्यक्ति को किडनैप कर ले जिसके प्रति वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, ताकि वे उसे ब्लैकमेल कर सकें और अपनी तरफ कर सकें। फिलो एक ब्लैकमेल लेटर लेकर मेरी के घर जाती है और उसे एक क्रिस्टल बॉल के सामने झुककर माफी मांगते हुए पाती है। उसे लगता है कि यही वो चीज है जिसकी वो सबसे ज्यादा रक्षा करती है। वो छिपकर इंतजार करती है और जैसे ही मेरी वहां से जाती है, वो क्रिस्टल बॉल चुरा लेती है। फिर वो लेटर छोड़कर वापस आर को रिपोर्ट करने चली जाती है। इस बीच लॉद घर लौटता है और देखता है कि मेरी से खरीदी हुई क्लिप जमीन पर पड़ी है। इसके अलावा वो लेटर देखता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसके लिए सबसे कीमती चीज का किडनैप कर लिया है और वे चाहते हैं कि वो किसी भी हाल में होली स्वॉर्ड चुराकर टॉवर में आए अगर उसे वापस पाना है। लॉद सोचता है कि मेरी का किडनैप हो गया है और वो तेजी से टॉवर की ओर भागता है। रास्ते में वो एलन से टकराता है, जो अपनी हेमोरॉइड्स के लिए हीलिंग क्रीम लेने आया होता है। ये हिस्सा छोड़ते हुए वे दोनों सीधा टॉवर पहुंचते हैं मरी को बचाने के लिए। वहां पहुंचने पर फिलो देखती है कि लॉद उसकी ओर दौड़ रहा है और वो पागलों की तरह कूदकर उसे लड़ने की चैलेंज देती है। लॉयड अपनी स्वॉर्ड एलन को देकर कहता है कि वह इसे सेफ रखे और फिर पूरी सीरियसनेस से फिलो का सामना करने का फैसला करता है। वो एक ताकतवर पंच और किक के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि वो उसकी अप्रेंटिस बनना चाहती थी, लेकिन अब वो उससे डेथ फाइट करना चाहती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। वो उसकी चैलेंज स्वीकार कर लेता है और कहता है कि अगर वो जीत गया तो उसे मेरी के बारे में बताना होगा। लॉर्ड अपने बचपन को याद करता है, जब उसके गांव में एक लड़की ने उसकी कलाई पर थप्पड़ मारा था और उसकी हड्डी तोड़ दी थी। उसे लगता है कि वो फिलो से नहीं लड़ सकता। वो चारों ओर देखता है और एक फेयर मैच के लिए आर्म रेसलिंग की चुनौती देने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसके गांव में जो भी गंभीर झगड़े होते हैं वे आर्म रेसलिंग से सुलझाए जाते हैं और वह इस परंपरा का ऑनर करना चाहता है। फिलो उससे उसके गांव का नाम पूछती है और वो कहता है कौन। ये सुनकर वो उत्साहित हो जाती है और शर्तों को स्वीकार कर लेती है। उनका आर्म रेसलिंग मैच शुरू होता है और ये टाटा और राजी के बीच के मुकाबले की तरह लगता है। दोनों बराबर ताकतवर दिखते हैं, लेकिन फिर फिलो ऊपरी बढ़त ले लेती है और लॉयड के हाथ को दबाने लगती है। तभी वह एक वाइन स्पेल का उपयोग करता है और दोनों को जमीन पर गिरा देता है। अंत में उसकी हथेली को छूकर मैच जीत जाता है।
इस तरह उनकी बैटल खत्म होती है और फिलो हार मान लेती है। लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसके किड्स चाहती है। वो कहती है कि अगर वो वास्तव में कॉनलन का है तो वही उसके लिए सही मैच है, क्योंकि वो हमेशा से एक मजबूत मैन की तलाश में थी। इस बीच एलन स्वॉर्ड लेकर भाग रहा होता है और वो छात्र उसका पीछा कर रहा होता है जिसने आर को रिपोर्ट किया था। एलन तलवार छोड़ने से इनकार करता है क्योंकि लॉर्ड ने इसे उसे सौंपा था। दुर्भाग्यवश मीना वहां आती है और उस छात्र को हरा देती है। वो कहती है कि वो आर की योजनाओं में देरी करने आई है क्योंकि उसने उसकी बहन का इंसल्ट किया और उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। बाद में वे लॉर्ड और फिलो से मिलते हैं और वो मैरी के बारे में पूरी सच्चाई बताती है कि उसने उसे किडनैप नहीं किया। उसी समय आर दूर से उन्हें देख रही होती है और क्रिस्टल के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उन्हें बेवकूफ कहती है। तभी आला वहां टेलीपोर्ट करके आती है और आर से पूछती है कि लॉयड कहाँ है। जब वो उसे संतोषजनक जवाब नहीं देती और उसे पिप्सक्वी कहती है तो आला उसे एक शक्तिशाली मैजिक ब्लास्ट से टॉवर से बाहर फेंक देती है और वो जलते हुए नदी में गिर जाती है। एलन उसे देखता है और एक राइटियर सोल्जर की तरह उसे बचाने के लिए कूद जाता है। अगले दिन वो न्यूज के पहले पन्ने पर एक मॉडल सोल्जर के रूप में छप जाता है और आर को अस्पताल में ले जाया जाता है जहां रो पहले से भर्ती होती है। वो अपने बचपन को याद करती है और सोचती है कि उसने अनाथालय को बढ़ाने और रो को खुश करने के लिए काम किया था, लेकिन वो कहाँ गलत हो गई। इस बीच एक व्हाइट हेड मैन उस पर मेमोरी ऑल्टरिंग स्पेल डालता है और बाद में पता चलता है कि वो अलका से बदला लेना चाहता है। कुछ दिनों बाद किंगडम के पास के जंगल में लोग किसी अज्ञात कारण से कोमा में जाने लगते हैं। अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन सिम्टम्स एक ट्रेन अटैक की तरह लगते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए किंगडम कई एडवेंचरर्स और मिलिट्री पर्सनल भेजता है, जिनमें मीना और फिलो भी शामिल होती है। फिर वे जंगल की जांच करने गए और उनकी जांच से उन्हें लगता है कि ये भी कुछ ट्रीट्स का काम हो सकता है। इसी बीच एकेडमी में ये लॉन्ग वेकेशन से पहले का समय था। उनके लास्ट डे से पहले रो लॉर्ड से बात करती है और पूछती है कि क्या वो वीकेंड पर फ्री है और उसके साथ बाहर जाना चाहेगा। सिलिन भी बीच में कूद जाती है, कुछ डिप्रेशन और एंगर के साथ, और बताती है कि उसके लॉर्ड के साथ बीच जाने के प्लान्स रूइन हो गए क्योंकि उसके फैमिली ने उसे मेन हाउस बुला लिया। अगला एलन आता है और अटेंशन सीकर की तरह बिहेव करता है। वो लॉर्ड से माफी मांगता है कि वो उसके अप्रेंटिस के रूप में साथ नहीं जा सकता क्योंकि किसी ने उसे प्रपोज किया और उसे वीकेंड में फैमिली से मिलना है, लेकिन सभी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। क्लासेस के बाद लॉर्ड घर लौटता है और देखता है कि मैरी और अलका आपस में लड़ रही है कि कौन उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन लॉर्ड उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, ये कहकर कि उसने क्रोम की रेकमेंडेशन पर वीकेंड के लिए एक टेम्पररी लाइव और फुल टाइम जॉब ले ली है। वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है और अगर वे उसके साथ जाएंगे तो वो खुद नहीं सीख पाएगा, इसलिए वो अकेले जाना चाहता है। ये सुनकर दोनों रोने लगती है और लॉर्ड उन्हें पीछे छोड़कर अपने जॉब के लिए चला जाता है, जैसे एक सिग्मा मेल। होटल में लॉर्ड ओनर कोबा से मिलता है, जो पहले रॉयल गार्ड का लीडर था। कोबा क्रोम की तरह ही लॉर्ड की ट्रू स्ट्रेंथ महसूस करता है और शॉक में गिर जाता है। वो बताता है कि उसके होटल के पास के फॉरेस्ट में लोग कोमा में चले जा रहे हैं और ये बिजनेस के लिए बहुत खराब है। फिर वो उसे स्विमिंग पूल ले जाता है जहां वो उसकी सीनियर कोलीग किक्यो से मिलवाता है। वो उसे लॉर्ड को गाइड करने को कहता है, लेकिन वो एक बुली निकलती है और लॉर्ड को पूरा पूल एरिया साफ करने को कहती है। लेकिन लॉर्ड बीइंग लॉर्ड, वो लेक्चर खत्म होने से पहले ही पूरा काम कर देता है। कोबा वापस आता है और लॉर्ड की एफिशिएंसी देखकर सरप्राइज हो जाता है। अगले टास्क के लिए कोबा उसे बेल बॉय बनने को कहता है। एक मेजर क्लाइंट जो कल आने वाला था, उसने अर्ली आने का निर्णय लिया है और वो थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन है। लॉर्ड को स्माइल प्रैक्टिस करने और अच्छे से ग्रीट करने के लिए कहा जाता है। क्लाइंट निकलता है लॉर्ड थाइनाइन, जो बिल्कुल मेरे डैड की तरह हर छोटी चीज में कमी निकालने वाला। वो लॉर्ड से पूछता है कि साइप्रस फॉरेस्ट के बारे में उसकी क्या राय है। लॉर्ड कहता है कि ये अच्छा दिखता है, लेकिन उसे वेस्ट लगता है क्योंकि ट्रीज प्रॉपर इंटरवल्स में लगाए गए हैं और ट्रिम्ड है। लॉर्ड प्रूनिंग की नॉलेज पर लॉर्ड की तारीफ करता है और बताता है कि उनके पूर्वज फॉरेस्टर्स थे। वे बॉन्ड करते हैं और लॉर्ड को पसंद करने लगता है।
कोबा उसे थम्स अप दिखाता है। रात में ये रिवील होता है कि किक्यो असल में लॉर्ड की एम्प्लॉय है और वो होटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए काम कर रही थी। उन्हें शक है कि कोबा फॉरेस्ट में कुछ ट्रेन्स ब्रीड कर रहा है और अगर ये नेशनल ट्रेजर घोषित हो गया तो इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाएगी। लॉर्ड बताता है कि एक डीमन लॉर्ड सीडलिंग किसी रिसर्च लैब से चोरी हुआ था और कोई उसे ब्रीड और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके सिम्टम्स में एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटीज शामिल है। वो किक्यो से पूछता है कि क्या उसे ऐसा कोई सस्पेक्ट दिखा और वो तुरंत लॉर्ड के बारे में सोचती है। कोबा उसे कुछ क्रैक देता है और सस्पेक्ट को खिलाने को कहता है जिससे सीडलिंग बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगली सुबह किक्यो देखती है कि लॉर्ड वेजिटेबल्स काट रहा है जैसे कोई प्रो फ्रूट निंजा प्लेयर। वो कंफर्म करती है कि वो ओपस है और उसे क्रैक मिक्स किया हुआ टी देती है। लेकिन जैसे ही लॉर्ड उसे पीने वाला होता है, कोबा आ जाता है, उसे काम पर लापरवाही के लिए डांटता है और लॉर्ड को रेस्ट लेने को कहता है। फिर वो खुद टी पी लेता है और तुरंत थूक देता है। सोचता है कि ये किस तरह का। ये देखकर कि कैरन ने ऐसा किया, काई की खिड़की से कूद जाती है और सोचती है कि कोबा ने ये जानबूझकर किया ताकि उसका सीक्रेट बाहर ना आए। वो कहती है कि अगली बार वो उसे रंगे हाथ पकड़ेगी। बाद में हमें पता चलता है कि रो उसी होटल में अपनी वेकेशन का आनंद ले रही है और वो सर्विस को बुलाकर एक फुल बॉडी मसाज के लिए कहती है। उसका महसूस कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड निकलता है, जिससे वो घबरा जाती है और उसे अपने ऊपर हाथ नहीं लगाने देती। इस बीच हम देखते हैं कि सिलिन के पिता ने फैसला किया है कि वो उसे उसी होटल में ले जाएंगे ताकि वे फादर डॉटर समय बिता सकें। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वो बताता है कि उसने सिलिन के लिए किसी से मिलने की व्यवस्था की है। ये वास्तव में एक पॉलिटिकल मैरिज अरेंजमेंट होता है और वो अभागा लड़का कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड एलन का स्वेटी एज बेटा होता है। सिलिन गुस्से में कहती है कि वो उसे मार डालेगी, इससे पहले कि उसका प्रपोजल हिस्ट्री उसकी शक्ल से खराब हो जाए। वो प्लान बनाती है कि जैसे ही वो अंदर आएगा वो अपनी बेल्ट से हमला करेगी। उसे याद आता है कि उसने जो फायर बॉम्ब्स मंगवाई थी वो कहाँ है। उसने होटल को जलाने और भागने का प्लान बनाया था ताकि वह एलवाईडी से अपनी वेकेशन पर मिल सके। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वह लड़के पर कूद पड़ती है। लेकिन सरप्राइज होती है कि वो लॉर्ड है। वो उसके साथ स्टोर रूम में भाग जाती है। कुछ देर बाद रो भी वहां आ जाती है और बताती है कि एलन पूल में फिसल कर बेहोश हो गया था, इसलिए लॉर्ड को उसकी जगह भरने के लिए कहा गया। अब रो होटल एम्प्लॉय बनकर अंदर से जांच करेगी, जबकि सिलिन और लॉर्ड बाहर से मेहमान बनकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अरेंज्ड मैरिज मीटिंग के बहाने। इसके बाद वे दोनों बाहर जाते हैं और डेटिंग करने का नाटक करते हैं, लेकिन रो उन्हें डांटती है कि वे अपना काम सही से नहीं कर रहे। तभी एक यंग मैन उनके पास कार्ड लेकर आता है और वो शान निकलता है। वो एक्सप्रेस डिलीवरी कर रहा होता है कुछ स्वीट फायर बॉम्ब्स की और सिलिन को याद आता है कि ये उसी की गलती है। लॉर्ड उससे बात करता है और बताता है कि शाह उसका विलेज ब्रदर जैसा है। इसके बाद वो बॉम्ब्स उतारता है और चला जाता है। इस बीच कोबा को लॉर्ड पर सस्पिशन होता है कि वह इन कोमा केसेस के पीछे है, लेकिन मामला 3-वे सस्पिशन का बन जाता है। कोबा को लॉर्ड पर शक होता है, लॉर्ड को कोबा पर और सिलिन के पिता को दोनों पर। बाहर लॉर्ड और सिलिन अपनी प्रेटेंड डेट जारी रखते हैं। सिलिन उसे बताती है कि कैसे उसने उसे सेव किया और कैसे लोग उसे बेल्ट की वजह से लुक डाउन करते थे, लेकिन लॉर्ड ने उसकी मदद की और वह उसे उसके गुड नेचर के लिए पसंद करती है। लॉर्ड कहता है कि वो कुछ नहीं है और वो केवल अपनी फ्रेंड्स और सिलिन की वजह से इतना आगे आ पाया है। इसके बाद वे दोनों एक पॉन्ड में अपने पैर भिगोते हैं। काई की दूर से उन्हें देख रही होती है और सोचती है कि वो लॉर्ड के शरीर पर क्रैक यानी ऑयल मसाज लगाएगी जब सिलिन नहीं देख रही होगी। लेकिन जैसे ही वो क्रैक लगाने वाली होती है, सिलिन आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद काई की भाग जाती है और लॉर्ड कहता है कि उसे अपना बॉडी ऑयल हटाना होगा ताकि वो फिर से यूनिफॉर्म पहन सके। वे दोनों हॉट स्प्रिंग्स में नहाने जाते हैं और वहां वे रो, मैरी, आला, मीना और फिलो से मिलते हैं।
इस बीच काइकी जंगल से उन पर नजर रख रही होती है और मुश्किल से आल से बचती है, जो पेड़ों को तोड़ते हुए आग गिरती है। तभी कोबा का सेक्रेटरी जंगल से निकलता है और बताता है कि वह डीमन लॉर्ड सीडलिंग का होस्ट है। वो ट्रांसफॉर्म्स होकर ट्री बन जाता है और काइकी की मैजिक पावर को उसकी रूट से एब्जॉर्ब करने लगता है। काइकी सोचती है कि अगर वो असली ट्री है तो लॉर्ड इतना स्ट्रांग कैसे है, लेकिन तभी लॉर्ड आ जाता है और पूछता है कि क्या सेक्रेटरी ने काइकी को इम्प्रेस करने के लिए ट्री कॉस्ट्यूम पहना है। वे दोनों सोचते हैं कि इस बॉय को किसने हर्ट किया जो वो ऐसा बन गया, लेकिन तभी सेक्रेटरी बहुत सारे नॉर्मल ट्रीज बुला लेता है और लॉर्ड उन्हें क्लीन करने में व्यस्त हो जाता है। तभी सेक्रेटरी डीमन लॉर्ड्स सीडलिंग का यूज करके एक मेगा ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और होटल की ओर बढ़ता है ताकि वो न्यूट्रिशन लेकर एक आर्मी बना सके। ट्रेन टू टेक ओवर द वर्ल्ड इन द होटल। सिलिन के पिता कोबा और द लॉर्ड एक मीटिंग कर रहे थे ट्रेंट और कोमा इंसिडेंट के बारे में। तभी मेगा ट्रेंट दीवार तोड़कर अंदर आता है और खुद को असली कल्प्रिट के रूप में रिवील करता है। सेक्रेटरी कहता है कि उसने लॉर्ड का नाम यूज करके सिलिन के पिता से डीमन लॉर्ड सीडलिंग खरीदा और फिर उसका उपयोग करके कोबा की रेपुटेशन और बिजनेस बर्बाद कर दिया। सब उसकी पेटी वुड को देखते हैं। जैसे ही वो लॉर्ड पर अटैक करने की सोचता है, हमारी गैंग सीन पर आती है और सबको बचाती है। वे ट्री से बैटल करने लगते हैं और उस पर फायर स्पेल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो मैजिक के प्रति इम्यून निकलता है। फिलो उसे बिल्डिंग से बाहर किक कर देता है और सिलिन अपने बेल्ट के साथ ऑफेंसिव पर जाती है, लेकिन उनके फाइट के दौरान छत का एक हिस्सा गिरने लगता है और उसके पिता उसे धक्का देकर खुद उसके नीचे फंस जाते हैं। फिलो और मीना बैटल को आगे बढ़ाते हैं, जबकि रो एलन को जगाकर फायर बॉम्ब्स लाता है और वे मेगा ट्रीट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मीना और रियो वाटर और आइस टाइप स्पेल से उसे फ्रीज कर देते हैं, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं होती क्योंकि उसका कोर अभी इंटैक्ट है। ट्रेन अंडरग्राउंड अटैक्स शुरू करता है और अपनी रूट्स का उपयोग करके फिर से छत गिराने लगता है, जिससे सिलिन अपने पिता को बाहर निकालते हुए फंस जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि उसे लॉर्ड से प्यार है और वो इस तरह शादी नहीं करना चाहती। तभी राड बॉय सीन पर आता है और दोनों को बचाता है। मरी उसे बताती है कि मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उसकी मदद चाहिए और उसे डीमन लॉर्ड्स कोर डिस्ट्रॉय करना होगा। लॉर्ड उसे धन्यवाद देता है और ट्री मॉन्स्टर पर जंप करके अपने बेर हैंड से उसका कोर क्रश कर देता है। इस दौरान आल जमीन में फंसी होती है और शाह से मिलती है। पता चलता है कि वो उस आदमी के साथ काम कर रहा है जो आल से बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि होली स्वॉर्ड के हटने के बाद अब वो और ज्यादा कर सकता है। कुछ समय बाद आल वापस आकर गैंग से मिलती है, अपनी पावर से बिल्डिंग को ठीक करती है, घायल लोगों को हील करती है और उन सभी की यादें ऑल्टर कर देती है जो प्लॉट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनाम में लॉर्ड उसे एक स्पेशल मसाज देता है जो उसने अपने सीनियर किकियो से सीखा था और अंत में उसे सुप्लेक्स करके जमीन पर पटक देता है। कुछ दिनों बाद शाह मकोना से मिलती है और उसे चर्च के एक बूढ़े आदमी के पास ले जाती है। वो आदमी शाह से पूछता है कि वो उसे कैसे देखती है और वो कहती है कि वो उसे प्रीस्ट जैसा लगता है। वो कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं। फिर वो शाह से पूछता है कि वो मकोना को यहां क्यों लाई। शाह बताती है कि उसने अपने लव्ड वन को किसी और से खो दिया है और बदला लेना चाहती है। ये सुनकर वो आदमी उसे मेडिसिन्स देने को कहता है। शाह उसे 2 मेडिसिन्स देती है जो डीमन लॉर्ड ऑफ बैम और ट्रीट डीमन लॉर्ड की पावर्स रखती है। मकोना को कहा जाता है कि अगर वो ज्यादा शक्ति चाहती है तो एक पी ले, लेकिन वो दोनों बॉट पी जाती है और एक बग टू ह्यूमन हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म होने लगती है जो डिमोनिक पावर से ओवरफ्लोइंग होता है। इसके बाद वो डंजन में उड़कर चली जाती है और लॉर्ड से लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर एकेडमी स्टूडेंट्स को राजा के सामने बुलाया जाता है ताकि वे अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो सकें। इस मिशन में उन्हें एक मैसिव स्नेक को एक नियर बाय डंजन में हराना होगा, जिससे वे सिविलियंस के सामने अपनी स्किल्स और पोटेंशियल दिखा सकें। पूरी गैंग को इस मिशन के लिए चुना जाता है और कॉलिन उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि राजा एक कूल हिपी बन गया है जो पिछले इंसिडेंट के बाद अपनी रेपुटेशन वापस बनाना चाहता है। मीनवाइल ओल्ड मैन
और शार्क कॉफी पीते हुए बात करते हैं और डंजियन में स्नेक से मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वह उनका पुराना परिचित है। आल उनकी टेबल तक पहुंचती है, लेकिन उन्हें कुछ कदमों से चूक जाती है और सोचती है कि बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया होगा। रास्ते में वो मेरी से टकराती है और पूछती है कि क्या आसपास कोई डंजियन है। फिर मेरी उसे स्काई में ले जाती है ताकि वो अपना गूगल मैप्स यूज कर सके। बाद में आला नीचे कूदकर दीवारों को तोड़ना शुरू कर देती है और सीधे बॉस रूम तक पहुंच जाती है। इसी दौरान लॉर्ड और बाकी सब डंजियन के अंदर चल रहे होते हैं। सेलिन और फिलो रियो को एक तरफ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे सच में लॉर्ड से प्यार है या नहीं। जब वे अपनी गर्ल टॉक में लगे होते हैं, तब लॉर्ड आगे बढ़कर एक ह्यूज स्नेक को देखता है, जिसे आले ने उसे अंदर फेंककर उसके सामने कर दिया था। मेरी आगे बढ़ती है और मकोना से टकराती है। वो देखती है कि मकोना एक मैसिव ट्रेन से इन्फेस्टेड हो गई है और सोचती है कि उसे कैसे बचाया जाए। लेकिन तभी मकोना जाग जाती है और बताती है कि उसका लव्ड वन लॉर्ड ने छीन लिया है। मेरी सोचने लगती है कि उसका इनोसेंट लड़का कब गे बन गया, लेकिन तभी मकोना उसे कुछ रूट से बांध लेती है और उससे कहती है कि वो खुशी से चिल्लाए। इससे पहले कि आप सब डर्टी माइंडेड लोग एनीम गर्ल्स और टेंटेकलाइक रूट्स पर कमेंट करें, लॉर्ड सीन पर आता है और मकोना को कहता है कि वो मैरी को जाने दे। ये देखकर कि मकोना हवा में उड़ती है और फिर लॉर्ड पर पंजे से हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन लॉर्ड उसे मुक्के से रोकता है और पीछे धकेल देता है। फिर मकोना अपने एयर ट्रेन पावर्स का इस्तेमाल करके विशाल जड़ों से उस पर हमला करती है, लेकिन लॉर्ड उन्हें ऐसे चकमा देता है जैसे उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो और फिर उनमें से एक टुकड़ा उठाकर वापस उसकी तरफ फेंक देता है। मकोना अब पूरी ताकत से जाने का फैसला करती है और गॉडस्पीड का उपयोग करके लॉर्ड को पीछे धकेलती है। फिर वो उसका सिर पकड़ती है और उसे डंजियन वॉल के खिलाफ घसीट देती है, लेकिन लॉर्ड उसके हाथ को पकड़कर उसे एक कीड़े की तरह फेंक देता है और कहता है कि हमारे गांव में ये सब सामान्य है। फिर वो बताता है कि वो कोनन गांव से है। मकोना को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और एक फेरी टेल के गांव का नाम ले रहा है, इसलिए वो फिर से जड़ों से हमला करती है। इसी बीच बाकी लड़कियां वहां पहुंचती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। लॉर्ड बताता है कि ये मकोना है और वो उसे और विशाल स्नेक को हराकर ये साबित करेगा कि वह भी एक महान सोल्जर बन सकता है। वो दूसरों की रक्षा के लिए एक हमला झेल लेता है और घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी संघर्ष करता रहता है। मकोना उसे जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि वो अब उसे खत्म कर देगी। वह एक ड्रिल लाइक रूट से हमला करती है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब लॉर्ड उसे पकड़ लेता है और उसी का उपयोग करके मकोना को डंजियन से बाहर और आसमान में उछाल देता है, ठीक वैसे जैसे टीम रॉकेट उड़ता है। मकोना के गायब होने के बाद विशाल स्नेक बाहर आता है और खुद को सियाइन विलेज का गार्डियन बीस्ट बताता है। वो कहता है कि लॉर्ड बहुत आगे बढ़ चुका है। उसका नाम वित्रा है, वही बीस्ट जिससे सिलिन्स बेल्ट बना है। लॉर्ड पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, तो वित्रा कहता है कि जब वे पिछली बार मिले थे तब लॉर्ड बहुत छोटा था। वो यहां इसलिए आया क्योंकि उस लोली ग्रैंडमा ने उसके साथ अन्याय किया था। उसने एक्सकैलिबर से उसकी त्वचा का कुछ हिस्सा काट दिया और उससे एप्रन बना लिया। तभी सू वहां आता है और लॉर्ड से पूछता है कि वो उसे कैसा लगता है। लॉर्ड जवाब देता है कि वो एक बुरा इंसान दिखता है। फिर सू पूछता है कि क्या वो हीरो और सेवियर बनना चाहता है जो दूसरों की रक्षा करता है। वो उसे कुछ ऑफर करने वाला ही होता है कि तभी आला जमीन से बाहर आती है और कहती है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। वो पीछे मुड़कर विशाल स्नेक को देखती है और उससे बात करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सू वित्रा की पीठ पर कूदता है और कहता है कि वह इसे मार देगा, जिससे कॉनलन के चारों ओर की बैरियर नष्ट हो जाएगी और आला अपनी सारी शक्तियां खो देगी। वो आरएस कोर को नष्ट कर देता है और आला उसे दूर फेंकने के लिए कूदती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि आला अब भी ओपस है। पता चलता है कि वित्रा ने सिलिन्स बेल्ट को संभाल लिया था। आला को याद आता है कि एक दिन काम करते समय उसने एप्रन का एक टुकड़ा गलती से फाड़ दिया और फिर उसे सस्ते में बेच दिया, ये कहकर कि ये एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। सो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो कॉनलन को अनसील करके
लास्ट डंजन का खुलासा करेगा और फिर वो टेलीपोर्ट करके चला जाता है। इसके बाद डंजन ढहने लगता है और एलन अंदर आकर अपने दोस्तों को बचाता है। आला भी टेलीपोर्ट हो जाती है और आखिरकार वे सभी जिंदा बाहर निकल आते हैं। एलन को स्नेक को हराने और डंजन को नष्ट करने का श्रेय मिल जाता है। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसे अपनी पसंद का अवार्ड लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह इनकार कर देता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। राजा और बाकी छात्र उसकी विनम्रता से प्रभावित होते हैं और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। राजा उसे ड्रैगन स्लेयर का खिताब देता है क्योंकि ये कूल लगता है, और क्यों नहीं। अगले दिन एलकैट टेलीपोर्ट होकर आती है और लॉर्ड और बाकी लोगों से कहती है कि वो उन्हें कुछ समय के लिए कॉनलन ले जाएगी और फिर उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है। अगले दिन राजा को जू एम्पायर से एक पत्र मिलता है जिसमें दोनों देशों के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन की मांग की जाती है ताकि ये साबित हो सके कि उनका रिश्ता बहाल हो चुका है। राजा फैसला करता है कि वह अपने देश के सबसे ओपस हीरो सर ड्रैगन स्लेयर एलन को भेजेगा। नीना को उसे ट्रेनिंग देने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो भाग न जाए। बाकी टीम ग्रैनी आला के साथ कॉनलन की यात्रा पर निकलती है। वो कहती है कि वो चाहती तो उन्हें टेलीपोर्ट कर सकती थी, लेकिन उसकी शक्तियां अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है, इसलिए उन्हें लंबा रास्ता तय करना होगा। क्रोम और कॉलिन भी उनके साथ शामिल होते हैं ताकि वे मेलिन से मिल सकें जो गांव के खेतों में काम कर रही है। जल्द ही वे एक मैजिकल गेट के पास पहुंचते हैं और अलग गेट कीपर को बुलाती है। वो प्रोफेसर यूग को पुकारती है जो एक द्वावेन रॉयल्टी है और चीजों पर रिसर्च करना पसंद करती है। वही प्रोफेसर यूग थी जिसने आल को यह विचार दिया था कि वो वित्रा की त्वचा से एप्रन बनाकर लॉर्ड को उपहार में दे। पता चलता है कि वह भी लगभग आलत जितनी ही सनकी है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सारे राज खोलती, वो उन्हें गेट के अंदर धक्का दे देती है और वे सीक्रेट विलेज में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाते ही वे सब देखते हैं कि गांव बहुत ही साधारण दिखता है और कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि यहाँ गोल्ड के बने घर और रून से बनी सड़कें होंगी, लेकिन लॉर्ड कहता है कि ये बस एक नॉर्मल विलेज है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी उन्हें बताती है कि अपनी आंखें खुली रखें क्योंकि ये विलेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं। फिर वो क्रोम, कॉलिन और रो से पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ नोटिस किया। वे सभी शॉक्ड और स्ट्रेस दिखते हैं और कहते हैं कि ये जगह बहुत बैड न्यूज है और उन्हें यहाँ के सभी लोगों से डेंजरस पावर लेवल्स का एहसास हो रहा है। इसके बाद वे चारों तरफ देखते हैं और एक एवरेज फैमिली को शॉपिंग के लिए जाते हुए नोटिस करते हैं, लेकिन यहाँ के किड्स और ओल्ड पीपल बिल्डिंग्स के ऊपर जंप कर सकते हैं। वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कागज पर मैसेज लिखकर हजारों माइल्स दूर फेंक देते हैं। जहां उसे जिस व्यक्ति को भेजना होता है वो उसे पकड़ लेता है। इसके अलावा जब वे हरी में होते हैं तो वे खुद को एक मैजिक कैनन से लॉन्च कर देते हैं। उनकी डिफेंस स्टैट इतनी हाई होती है कि अगर वे किसी माउंटेन से टकरा भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में विलेजर्स लॉर्ड को पहचान लेते हैं और उसका स्वागत करते हैं। दूर से हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा एक मैसिव किलर पीआर अपनी पीठ पर लटकाए हुए आ रहे हैं। फिलो उसे लेजेंडरी ओगर लॉर्ड के रूप में पहचानती है और वो वही व्यक्ति है जिसने वो मार्शल आर्ट्स स्टाइल बनाई थी जिसे वो प्रैक्टिस करती है। लॉर्ड उसे इंट्रोड्यूस करता है और ओल्ड मैन ये रिवील करता है कि ये मार्शल आर्ट्स स्टाइल दरअसल सिर्फ एक मॉर्निंग हेल्थ और फिटनेस रूटीन है जिसे वह और गांव वाले हर दिन फ्लेक्सी रहने के लिए करते हैं। ये सुनकर कि उसकी मार्शल आर्ट स्टाइल बस एक एरोबिक्स एक्सरसाइज रूटीन थी, फिलो का पूरा वर्ल्ड ही क्रैश हो जाता है और वो अपना माइंड खो बैठती है। फिर भी ओल्ड मैन उसे दोबारा से सही तरीके से सिखाने का वादा करता है जिससे वो खुश हो जाती है। रो उसके लगेज को उठाने का ऑफर करती है और वे सभी अलका के मैंशन की ओर बढ़ते हैं। रो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाती है क्योंकि उसे एक मैसिव फिश कैरी करनी पड़ती है। कॉलिन और क्रोम उससे मेलिन के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें फील्ड्स में भेज देती है जहां वे अपने पुराने फ्रेंड और कॉलिन के लव इंटरेस्ट से मिलते हैं। मेलिन फार्मिंग करते हुए और भी ज्यादा हॉट हो गया है, लेकिन इतना हॉट कि अब वो बस एक लॉन क्लॉथ पहनता है और कुछ नहीं। वे सभी बैठकर बात करते हैं और वो बताता है कि भले ही उसे मैनिपुलेट किया गया था, लेकिन उसने कूप में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बावजूद वो इस विलेज में रहकर खेती करने में खुश है और उसका पूरा मिलिट्री पैशन अब एग्रीकल्चर में बदल चुका है।
कॉलिन सोचती है कि उसने इस इडियट को कैसे पसंद कर लिया, लेकिन फिर उसके 6 पैक्स देखकर कहती है यस। इस बीच सिलिन लॉर्ड के घर में एल्डर से मिलती है, जिनमें कुछ किड्स भी शामिल होते हैं। वो उन्हें मैरिज फॉर्म्स साइन करने के लिए देती है ताकि वो लॉर्ड से अपनी शादी ऑफिशियल बना सके। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे सभी घर के बाहर किसी मैसिव चीज के चलने की आवाज सुनते हैं। अलका कहती है कि उसे बहुत पहले ही इसका ध्यान रखना चाहिए था। रो बाहर जाकर देखती है कि वो क्या है और सोचती है कि शायद इससे पैसे कमाने का कोई तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन ये एक बिग रेड ड्रैगन निकलता है। वो चिकन की तरह भागने लगती है, लेकिन तभी किड्स घर से बाहर आते हैं और वे अपने पेपर प्लेन्स, जो कि मैरिज फॉर्म से बनाए गए थे, उस ड्रैगन पर फेंकते हैं। वे प्लेन्स इतनी ताकतवर होती है कि ड्रैगन उन्हें सहन नहीं कर पाता और लिजर्ड की तरह भाग जाता है। रो और सिलिन इस सिचुएशन से पूरी तरह डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उस रात एल्डर्स सभी के लिए एक ग्रैंड फीस्ट रखते हैं और वे सभी मिलकर एंजॉय करते हैं। फिलो कहती है कि उसे ओल्ड मास्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन पीरियड उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने सिर्फ बेसिक्स ऑफ द बेसिक सिखाया है और अगली बार वह और ज्यादा सिखाएगा। यह सुनकर फिलो की सोल फिर से उसके बॉडी से निकलने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका इंटेंस ट्रेनिंग बस सबसे बेसिक लेवल था। इसके बाद वे अपनी फीस्ट शुरू करते हैं और सभी कहते हैं कि खाना बहुत डिलिशियस है। मेलिन बताता है कि उसने खुद सारे इंग्रेडिएंट्स पकड़े और ये डिशेस फ्रेश मॉन्स्टर से बनाई गई है। खाने के बाद रोज सफाई में मदद करती है और युग कहती है कि ये हैबिट उसे बहुत आगे ले जाएगी, भले ही वो इसे पैसों के लिए कर रही हो। इसके बाद एल्डर्स लॉर्ड से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और ये कि वो कौन सी थी, लेकिन लॉर्ड कहता है कि वे सभी बस उसके एकेडमी के क्लासमेट्स हैं। फिर वे रो और फिलो को उनके गुड मूव्स और हेल्पफुल नेचर के कारण सजेस्ट करते हैं, जिससे सिलिन बहुत जेलस हो जाती है क्योंकि उसने कोई पॉइंट्स नहीं कमाए। युग उसे सजेस्ट करती है कि वो वित्रा के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करे और शायद इस बार वो कुछ ज्यादा हैंडसम बन सकता है बजाय एक स्नेक के। लेकिन सिलिन का ड्राइंग इतना हिडियस बन जाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और दिन समाप्त होता है। मेलिन मैरी से अपनी सभी ट्रबल्स के लिए माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देती है। फिर वो उससे उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने उसे मैनिपुलेट किया था। मेलिन कहता है कि वो उसकी एग्जैक्ट फीचर्स को याद नहीं कर सकता, लेकिन वो आदमी उससे पूछता था कि वो उसे कैसे देखता है। मेरी को एहसास होता है कि उसने पहले भी ये सेइंग कही सुनी है, दोषी मस्ट बी सू। दूसरी ओर अला और युग एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं कि सू चाहती है अंतिम डंजन खोलना और युग कहता है कि शायद ये राइट टाइम है, क्योंकि मनुष्यों ने अब तक जादू पर काफी शोध कर लिया है और ये पिछली बार जैसा नहीं होगा। अगले मॉर्निंग वे अंतिम डंजन जाते हैं टू रिसरेक्ट विट्रा। रो को सभी खजाने मिलने और इससे ढेर सारा पैसा कमाने का एक्साइटेड होता है, लेकिन युग समझाती है कि वास्तव में ये कोई साधारण डंजन नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर्स और डीमन लॉर्ड से भरा हुआ है और दुनिया के बाकी सभी डंजन बॉनो द्वारा बनाए गए थे ताकि इस अंतिम डंजन को छिपाया जा सके। वो फिर बताती है कि कमिन विलेज और उसके प्रमुख अला को इस अंतिम डंजन पर नजर रखने की ड्यूटी दी गई थी ताकि कोई डीमन लॉर्ड्स आजाद न हो जाए, अन्यथा वे पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। लेकिन अभी अला बहुत वीक है क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि उसका रिश्ता रिट्रो के साथ ऐसा बना हुआ है कि जो भी क्षति उसे होगी वो ट्रांसफर होकर रिट्रो को भी लगेगी। साथ ही वो उसकी शक्तियों का भी उपयोग कर सकती है, जिससे वो वही ओपस मॉन्स्टर बन जाती है जिसे हम सभी जानते हैं। इसके बाद वो कहती है कि अगर वे अभी की का उपयोग करके डंजन खोलते हैं तो ये केओस पैदा कर देगा, इसलिए उन्हें पहले वित्रा को पुनर्स्थापित करना होगा ताकि अला अपनी पावर्स वापस पा सके। क्रोम और बाकी लोकी के बारे में पूछते हैं और वो बताती है कि ये एक होली स्वॉर्ड है और उसे नहीं पता कि ये पत्थर से कैसे निकाला गया, लेकिन क्रोम कहता है कि अब ये सुरक्षित रूप से नेशनल ट्रेजरी में रखा गया है। युग उसे डेविलिश स्माइल के साथ बताती है कि उसे इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद वो कर्स्ड बेल्ट को सेलिन से दूर ले जाती है और वित्रा के लिए एक नया बॉडी तैयार करने की प्रेपरेशन करती है। वो वास्तव में उसे कुछ मीट में लपेटती है और मीडियम रेयर स्टेक बना देती है। पूरा कुकिंग शो खत्म होने के बाद
वो उसे एक एग में डालकर 3 घंटे तक कुक करती है। इसके बाद वो एग निकालती है और कहती है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वित्रा अब पोप बॉल के अंदर है। फिर वो अला को हल्का सा पिंच करती है और दिखाती है कि अब उसे पेन महसूस हो रहा है, जिसका मतलब है कि उसकी कनेक्शन वित्रा के साथ फिलहाल टूट गई है। इसके बाद वो सभी से कहती है कि ये उनके लिए बदला लेने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी अला सिर्फ एक नॉर्मल 9 साल के बच्चे जितनी कमजोर है और उसकी कोई कॉमन सेंस नहीं है। सभी स्माइल करने लगते हैं, लेकिन फिर अला अपनी डीमोनिक आइज से उनकी ओर देखती है और वे उसे अकेला छोड़ने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद यू कहती है कि उन्हें अब किंगडम लौटना चाहिए, क्योंकि एग्जीबिशन मैच जल्द ही शुरू होने वाला है और उसे अला से अकेले में कुछ बात करनी है। वो उसे गांव के बाहर जंगल में ले जाती है और एक गहरे होल में गिरा देती है। वो बताती है कि वित्रा को पुनर्जीवित करने की बजाय उसने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया है, जिससे अला के साथ उसका कनेक्शन पूरी तरह कट गया। वो वही है जिसने सू और शाह की मदद की थी ताकि ये सारे अटैक्स हो सकें, और अब वो जानती है कि होली स्वॉर्ड कहाँ है, उसके डम फ्रेंड्स की वजह से। अब वो उसे लेने और फाइनल डंजन अनलॉक करने जा रही है। इसके बाद वो उस होल को एक विशाल बोल्डर से सील कर देती है और गांव के एंट्रेंस गेट की ओर बढ़ जाती है। वहां वो देखती है कि सभी वहां मौजूद है एक्सेप्ट लॉर्ड। तो वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है और बताती है कि वो बाद में ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसे उससे कुछ ऐसा डिस्कस करना है जो बाहरी लोग नहीं सुन सकते। वे अब्लाइज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड वापस आता है और युग उससे कहती है कि उसे अला को देखने जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी वीक है और खुद को ट्रबल में डाल सकती है। इसके बाद वो गेट के अंदर जाती है और इसे पीछे से क्लोज कर देती है ताकि गांव के लोग उसके रास्ते में ना आए। दूसरी ओर वो सभी से कहती है कि उसने गेट बंद कर दिया है क्योंकि वो एक दिन की ऑफ लेना चाहती थी, जबकि अला बिना अपनी पावर्स के है। वो लॉर्ड को पीछे छोड़ गई ताकि वो उसे बिजी रख सके। तभी मेलिन ग्रुप में शामिल होता है और वो एकमात्र व्यक्ति होता है जो गांव से उनके साथ आया था। वो कहता है कि वो मेरी को कुछ सब्जियां देना चाहता था, लेकिन वे उससे पहले ही आगे बढ़ गए, इसलिए उसने अकेले ही चलने का डिसाइड किया। सिलिन और फाओ उदास महसूस करते हैं क्योंकि लॉर्ड अब उनके साथ नहीं होगा, जबकि कॉलिन अपने फार्मर को पकड़कर शहर में दौड़ जाती है। दूसरी ओर रो गांव से लाई गई सभी कीमती चीजों को सेल करने को लेकर एक्साइटेड होती है और इससे एक बैग ऑफ गोल्ड कमाती है। वापसी के रास्ते में युग उसे मिथिल आर्म खरीदने की पेशकश करती है और कहती है कि वो उसकी इंजर्ड आर्म को भी मुफ्त में हील कर देगी। रो कहती है कि वो इस बारे में सोचकर उसे जवाब देगी और फिर मीना से मिलने जाती है। वे कनलिन विलेज में देखी गई अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं और फिर अस्पताल जाते हैं टू सीरा। पता चलता है कि वो अब काफी हील्ड हो चुकी है और अपनी पुरानी आदतों पर वापस जाने लगी है। वो एक डायरी लिखती है जिसमें वो मैनिपुलेट करने और समाज में एक कमजोर महिला के रूप में राइज अप करने के तरीकों के बारे में लिखती है। रो उससे उस मैन के बारे में पूछती है जिसने उसे होली स्वॉर्ड लेने के लिए कहा था, और वो कहती है कि वो वास्तव में उसकी फीचर्स को नहीं पहचान सकती, लेकिन उसे ये हैबिट थी कि वो बार बार पूछता था, व्हाट डू आई लुक लाइक टू यू? रो को सू की याद आती है, में जाती है और वन को जोड़ती है और फिर उससे उसके बारे में और डिटेल्स मांगती है। रल कहती है कि उसे उसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, लेकिन वो किसी और के वहां होने को याद कर सकती है। एक चाइल्ड जो क्लिकिंग साउंड्स कर रहा था, जैसे कि वो कैंडी चूस रहा हो। ये सुनकर रो को युग की याद आती है और उसे इस पूरे मामले को लेकर बुरा एहसास होता है। इसके बाद वो मीना के साथ स्टेडियम जाती है और क्रोम से मिलती है। वो कहता है कि दोनों नेशंस के किंग्स जल्द ही आने वाले हैं और वह चाहती है कि वह इवेंट की सिक्योरिटी संभाले। क्रोम फिर मीना को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि चूंकि कोलिन अभी यहां नहीं है, वो चाहती है कि मीना किंग्स बॉडीगार्ड का रोल निभाए। तभी वे एलन को तेजी से जूमिंग करते हुए देखते हैं, जो शैडोज में छिपने की कोशिश कर रहा होता है। वो उनसे मदद की भीख मांगता है क्योंकि लोग उसे अलग अलग टाइटल से बुला रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। वो कहता है कि वो लॉर्ड या किसी और जितना स्ट्रांग नहीं है और इवेंट में एस किक नहीं करवाना चाहता। रहो और बाकी लोग उसे मैन अप करने और अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं और फिर पीछे मुड़ते हैं क्योंकि इवेंट शुरू होने की घोषणा होती है। रियो ऊपर किंग्स बूथ की ओर देखती है
और सू और शाह को उसके बगल में खड़े देखकर सोचती है कि ये परेशानी का संकेत है। जल्द ही उनका किंग नीचे उतरता है और अरीना में स्टूडेंट्स का अभिवादन करता है। रियो झुककर उससे कहती है कि वह इवेंट को कैंसिल कर दे क्योंकि उसे लगता है कि यहां उसकी जान को खतरा है। किंग क्रोम से पूछता है कि वो कौन है और वो उसे प्रिंसेस मेरी की फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। किंग उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि चलो चाय पर बात करते हैं। इस बीच विलेज में लॉर्ड को आला एक होल में मिलती है और वह उसे बचाता है। वो उससे पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा और वो कहता है कि ये वही होल है जहां वो बचपन में गिरा था और आला और बाकी लोग उसे बचाने आए थे। यही वो जगह थी जहां उसने स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनने का संकल्प लिया ताकि वो दूसरों की रक्षा कर सके। इसके बाद वो आला से कहता है कि विलेज गेट बंद है और वो किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता है ताकि वो एलन से किया गया वादा निभा सके और एग्जीबिशन मैच में उसे फाइट करते देख सके। आला उसे विलेज की ओर बढ़ने के लिए कहती है और कहती है कि उसके पास एक प्लान है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सू और शाह युग से मिलते हैं और कहते हैं कि वे जल्द ही अपना ट्रू गोल हासिल करने वाले हैं। वो उन्हें बताती है कि वो सुपर स्मार्ट है लेकिन फिजिकली ओपस नहीं है जैसे बाकी लोग, इसलिए उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। शाह कहता है कि ये ठीक है और यही कारण है कि वे यहाँ हैं। वो मिकोना की ओर इशारा करता है जो लॉर्ड के खिलाफ अपनी हार से निराश होकर एक कोने में बैठी होती है। विलेज में आला लॉर्ड को एक मैजिक कैनन में डालती है और बहुत सारे मैजिक स्टोन्स का उपयोग करके उसे किंगडम की ओर ब्लास्ट कर देती है। हवा में रहते हुए वो वाइन स्पेल्स का उपयोग करता है और खुद को एक्सेलरेट करता है ताकि वो समय पर किंगडम पहुंच सके। इस बीच एलन और जू एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच मैच शुरू होने वाला है। एलन अपने एक्स से अपोनेंट पर हमला करता है लेकिन वो स्काई में उड़ जाती है और खुद को बब ट्री ह्यूमन हाइब्रिड वर्जन के रूप में रिवील करती है। वो तेजी से आती है और एलन की जोरदार पिटाई शुरू कर देती है, लेकिन इस पॉइंट पर हम सब जानते हैं कि उसकी मासोकिस्टिक नेचर को ये सब पसंद आता है। सू जो कि ज्यू एम्पायर का किंग है सुझाव देता है कि दोनों नेशंस के बीच अलायंस बनाया जाए। उसकी पावर नॉर्मल ह्यूमंस को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फॉलोइंग सोल्जर्स में बदलने में सक्षम है और आर्मी के फंड्स और रिसोर्सेस से वे जल्द ही दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। वे एलन को पीटते हुए देख रहे होते हैं, तभी क्रोम और मीना इस प्रस्ताव का विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाह उन्हें अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करके चुप करवा देता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अभी भी कैनन फॉडर की तरह कमजोर है। किंग ऑफ आर्मी जो पहले डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में था और अपनी फैमिली और किंगडम के लोगों को तकलीफ दी थी, कहता है कि उसने वादा किया था कि वो ऐसा फिर कभी नहीं होने देगा। इस कारण वह उनके ऑफर को रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट कर देता है। यही समय होता है जब युग शैडो से बाहर आती है और कहती है कि अब वो इस शो की रेंज अपने हाथ में लेगी, लेकिन तभी सिलिन, रहो, फाओ और मेरी उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले से ही उसके प्लान के बारे में पता था और ये भी कि उसने आला और लॉर्ड को विलेज में क्यों छोड़ा था। युग उनकी एक्सप्रेशंस देखकर पूछती है कि वे उसे रोकने के लिए क्या करने वाले हैं, जबकि वे सब कॉनन विलेज के नोबडीज हैं। सिलिन इसे पर्सनल लेती है, लेकिन फिर भी समहाउ इसे अपनी लॉर्ड के लिए लव से कनेक्ट कर लेती है और कहती है कि वो भले ही एक नोबडी हो, लेकिन लॉर्ड ने उसे स्ट्रांग बनने की शक्ति दी है और अब वो खुद से लड़ेगी और उसे हराएगी। युग उसकी बातों को बकवास मानती है, लेकिन बाकी लड़कियां फॉलो अप करती है और कहती है कि अब से वे लॉर्ड पर निर्भर रहना छोड़ देंगी और खुद से स्ट्रांग बनेंगी। यहां उनका अपना नरक है। हक फिर बहुत सारे पोक बॉल्स फेंकती है और एरिना में टिड्डियों जैसे कई मॉस छोड़ देती है। वो कहती है कि अब उसने सभी को बंधक बना लिया है और राजा को यह तय करना होगा कि वो पवित्र तलवार सौंपेगा या नहीं। लेकिन सभी को आश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सब अनुमान लगा लिया था रियो की कल की चेतावनी की वजह से, और उन्होंने सभी दर्शकों को प्रशिक्षित सैनिकों से बदल दिया था। वे सभी मुकाबला शुरू कर देते हैं और राजा के कमरे के अंदर मेलिन अपने नेट सिकल के साथ आता है और शाह से लड़ाई शुरू कर देता है। वे दोनों एरिना में कूद जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन शाह उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी एक बेकार प्लेयर है, भले ही उसने कुछ गेम्स कोरियाई ऑनलाइन सर्वर पर खेले हों। इसके बाद वो अपने चैलेंजर लेवल गेम प्ले का उपयोग करके उसे बुरी तरह मात देने लगता है।
मेलिन कहता है कि उसने उसके बारे में सुना था जब वो गांव में था, और वो एक लड़का है जो गांव से बोर हो गया था और एक एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ा था। वो कहता है कि वो उसे ग्रामीण जीवन का असली सार दिखाएगा, लेकिन शाह कहता है कि वो गलत है और उसने सिर्फ गांव से ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार से बोरियत महसूस की थी। इसलिए उसने लॉर्ड को इस दुनिया में अनुभव करने लायक कई चीजों के बारे में बताने का फैसला किया, और उसने इसे रोमांचक बनाने के लिए कुछ अराजकता मचाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर एलन सफलतापूर्वक सू की बाह काट देता है, लेकिन वो खुद से फिर जुड़ जाती है और सू खुलासा करता है कि वो वास्तव में इंसान नहीं है बल्कि रून्स आर्टिफैक्ट्स और एक मानव आत्मा से निर्मित एक अस्तित्व है। बहुत पहले उसे इस दुनिया को बचाने के लिए अलका द्वारा हीरो के रूप में बुलाया गया था, लेकिन वर्षों बाद जब उसकी शांति पूरे संसार में फैल गई तो उसका अस्तित्व इतिहास में खो गया और उसने अपने होने के उद्देश्य को खोना शुरू कर दिया। अब वो बस मरना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले आल को मारना होगा और फिर बुराई की जड़ बनकर किसी और को हीरो बनने पर मजबूर करना होगा। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने लॉर्ड को अपना उत्तराधिकारी चुना है, और वो तब तक खलनायक बना रहेगा जब तक लॉर्ड उसे हराकर संसार को बचाने वाला नायक नहीं बन जाता। ये शाह के उद्देश्यों के अनुरूप है और इसलिए उसने इस बूढ़े आदमी के साथ साझेदारी कर ली है। ठीक उसी समय शाह आसमान से एरिना में गिरता है और युग को बताता है कि आल ने उसे उसके बारे में सब कुछ बताया और कैसे उसने वित्रा को पुनर्जीवित करने में असफल रहने के बाद गांव से भागने का निर्णय लिया। युग सोचने लगता है कि वो कितनी भोली हो सकती है, लेकिन तभी मैरी इसमें खेल जाती है और लॉर्ड से कहती है कि युग पागल हो गई और उसने इन सभी बग्स को बुला लिया जिससे वे एलन का मैच शुरू नहीं कर सकते जब तक कि ये एरिना से साफ न हो जाएं। लॉर्ड इन बग से निपटना शुरू करता है, लेकिन फिर युग अपनी कैंडी हवा में उछालती है और एक अर्थ गोलेम को बुला लेती है। वह फिर मकोना को इसे एक्विप करने के लिए मजबूर कर देती है और ये लॉर्ड के साथ बराबरी से लड़ाई शुरू कर देता है। हालांकि लॉर्ड की आक्रमण शक्ति अधिक होती है, लेकिन अर्थ गोलेम खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और लड़ाई लंबे समय तक जारी रहती है। अंततः लॉर्ड को बुरी तरह पीटा जाने लगता है, लेकिन मेलिन कूदकर उसे कुछ टॉक नो जुट्सु बफ्स देता है और वे अंततः गोलेम को हराने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा रो मकोना को जगाने में सफल हो जाता है, मेरी के कपड़ों की पेशकश करके, और एक परवर्टेड इंसेक्ट होने के नाते वो गोलेम से बाहर निकलती है और आइटम के साथ भाग जाती है। इस बीच सिलिन वित्रा का सील्ड एग चुरा लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो बाहर नहीं आया और उनकी मदद नहीं की तो उसे यातना दी जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी धमकियां युग की सील से भी अधिक शक्तिशाली साबित होती हैं और वो खुद को तोड़ देता है, जिससे आला अपनी सामान्य शक्ति में वापस लौट आती है। युग मदद के लिए सू और शाह की ओर मुड़ती है, लेकिन वे दोनों लॉर्ड की वीरता भरी लड़ाई और लोकस्ट मॉस की रिकॉर्डिंग में व्यस्त होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य उसे एक लोकप्रिय हीरो बनाना है। जल्द ही आला प्रकट होती है और अपनी मद्रा नो जुट्सु से सभी इंसेक्ट्स को नष्ट कर देती है और युग से कहती है कि अब वो उसका अंत कर देगी। लेकिन तभी शाह और सू उसे बचाकर भाग निकलते हैं और सू उसे बताता है कि वो अभी उसे खत्म करना पसंद करता, लेकिन उसके पास हीरो लॉर्ड की शानदार फुटेज एडिट करने का काम है, इसलिए वो उसे बाद में देखेगा। इसके साथ ही साम्राज्य में एक बार फिर शांति लौट आती है और एक बार फिर एलन को हीरो घोषित किया जाता है और राजा द्वारा साम्राज्य को बचाने का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड और अन्य लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लौट आते हैं, जहां वे मेरी के घर को एक रेस्टोरेंट की तरह उपयोग करते हैं और आला उसे अजीब अजीब कर्सेस देकर चिढ़ाती है और लॉर्ड एक शक्तिशाली सोल्जर बनने की कोशिश करता है। और इसी के साथ सपोज अ किड फ्रॉम द लास्ट डंजन बून्स मूव टू अ स्टार्टर टाउन का सीजन 1 समाप्त हो जाता है।